हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन चैनल फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ। स्टोरी का नाम है इन दी एंड द विनर इज़ लव। ये स्टोरी कितनी बड़ी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन लॉन्ग बनाऊँगी, पार्ट्स लॉन्ग बनाऊँगी और जल्द ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। वैसे तो ये एक नहीं बल्कि दो स्टोरी होने वाली थी। मैंने जो स्टोरी अपलोड की थी, हिस्टोरिकल कॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, ये उसका सीज़न 2 होने वाला था। लेकिन फिर मैंने सोचा, और फिर दूसरे भी स्टोरी मेरे दिमाग में थी जो थी कि ये जो अभी मैंने बोली थी और ये दोनों अलग अलग स्टोरीज थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक घंटे की दो स्टोरी बनाने से अच्छा है मैं इन दोनों को मिलाकर थोड़ी लॉन्ग स्टोरी बनाऊँ, ताकि वो एंटरटेनिंग भी हो और अच्छी भी लगे। नहीं तो फिर एक स्टोरी में मज़ा नहीं आता। वो छोटी होती, सिर्फ एक घंटे की होती, स्टोरी तो अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ अच्छा आपके बारे लेकर आना चाहती थी। तो आई होप कि आपको ये क्रिएशन पसंद आएगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो मेरे चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है ईबो से, जिसका सरनेम क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, उसे कुछ नहीं पता। ईबो शुरू से ही ऑर्फन रहा था। ईबो को कोई एक ऑर्फनेज के बाहर छोड़कर गया था, बस इस नाम के साथ। एक पेपर में, एक चिट में ईबो का नाम लिखा हुआ था, और उस ही चिट के साथ कोई पर्सन ईबो को, उस नन्हे से एक दिन के बेबी को ऑर्फनेज के बाहर छोड़ कर गया था। तब से ही ईबो उस ऑर्फनेज में रहता है। वो ऑर्फनेज बच्चों को वैसे तो हर चीज़ प्रोवाइड कराता है, लेकिन फैमिली फैमिली होती है और ऑर्फनेज या अनाथ होना वो एक अलग चीज़ होती है। इसलिए ईबो शुरू से ही स्ट्रगल करते हुए बड़ा हुआ है। उसके पास कोई नहीं था बात करने के लिए, ना माती प्यार करने के लिए, ना फादर थे, कोई नहीं थे, बल्कि वो जो ऑर्फनेज के बच्चे थे, ईबो का परिवार वही था। उस ऑर्फनेज में ईबो 18 साल तक रहा, और उस 18 साल में ईबो की जितनी भी एजुकेशन थी उस ऑर्फनेज ने करवाई। वो जो ऑर्फनेज है वो एक बहुत बड़ा फैमिली, या फिर या कहे कि एक बहुत बड़ा एनजीओ चलाता है। तो उस ऑर्फनेज में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बल्कि वो ऑर्फनेज इतना अच्छा है कि वो बच्चों को एजुकेशन तक प्रोवाइड करा सकता है। ईबो की लाइफ अगर एजुकेशन की तरफ से देखी जाए तो पहले हार्ड नहीं थी, लेकिन उस ऑर्फनेज में जितने भी बच्चे होते हैं, वो अल्फ़ा हो, वो ओमेगा हो, चाहे वो बीटा हो, या फिर वो नॉर्मल पर्सन हो, कोई मैन या वुमेन या बेबी हो, उसको जब से वो 14 साल का होता है तब से ही काम करने काम करने की शिक्षा दी जाती है, ताकि वो इस हार्श वर्ल्ड में ज़िंदा रह सके। क्योंकि 18 साल बाद ऑर्फनेज में उन बच्चों को रखा नहीं जाता, उनको ऑर्फनेज से निकाल दिया जाता है, ताकि वो अपनी लाइफ खुद जी सके, अपने हिसाब से रह सके, वो जो चाहे वो काम कर सके। लेकिन उसके लिए ये ऑर्फनेज उन बच्चों को पहले ही तैयार कर देता है। इसीलिए 18 साल का होने से पहले ही ईबो इस ऑर्फनेज से ही पार्ट टाइम जॉब किया करता था और सीख रहा था। शुरू से ही ना तो ईबो को प्यार मिला था, ना कोई कुछ भी जो सुविधाएं होती है ना कुछ मिली थी वहाँ। बस उसके लिए खाने की जगह थी और सोने की जगह थी, लेकिन खाना भी कुछ अच्छा नहीं होता था। इतने सारे लोगों का खाना एक साथ बनता था तो अलग अलग वैरायटी तो बनने से रही, रोज़ वही खाना मिला करता था। लेकिन कहीं ना कहीं ईबो जब बाहर जाने लगा, जब वो बाहर की वर्ल्ड की हार्शनेस देखने लगा कि लोग कितने क्रूर हो सकते हैं, तो ईबो जैसे खुद को लकी मानने लगा कि हाँ, अभी उसके सिर पर छत तो है। और उसके बाद जब 18 साल का ईबो हुआ था, उसको वहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन तब तक ईबो ने अपनी इतनी सेविंग्स कर ली थी कि वो जब बाहर गया तो उसे एक अपार्टमेंट ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उसने हर काम पहले ही तैयार करके रखा था। उसने एक अपार्टमेंट पहले ही देख लिया था और उस अपार्टमेंट के मालिक से भी बात कर ली थी। इसलिए जब वो ऑर्फनेज से उन बच्चों को जो 18 साल के हो चुके थे, वो चाहे किसी भी जेंडर के हो, उसको ऑर्फनेज से निकाल दिया गया था, या फिर कहें कि उन्हें अब अपनी लाइफ खुद जीने के लिए वहाँ से छोड़ दिया गया था।
ईबो जो कि अपनी पार्ट टाइम जॉब्स करता था। ईबो दिन में 2 पार्ट टाइम जॉब करता था। जब वो ऑर्फनेज में था तो वो उनकी पढ़ाई उस ऑर्फनेज में करवाए जाते थे। ईबो कभी स्कूल नहीं गया था, वो सिर्फ वो ऑर्फनेज में पढ़ा करता था जहाँ पर कुछ टीचर्स थे, स्किल्ड टीचर्स जो उन बच्चों को पढ़ाया करते थे। साथ ही उन्हें गवर्नमेंट डिग्री दिलाने में भी मदद किया करते थे, क्योंकि वो स्कूल जो था वो ऑर्फनेज में ही एक स्कूल था, हाई स्कूल तक, जो कि सिर्फ उन ऑर्फनेज के बच्चों के लिए था। और वहाँ पर जो टीचर्स आते थे उन्हें सैलरी उस एनजीओ से मिलती थी, जिससे एनजीओ ने इस ऑर्फनेज को खोल रखा था। इसलिए ईबो की पढ़ाई बहुत अच्छी हुई थी और ईबो खुद भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो एक ब्रिलियंट चाइल्ड था। इसीलिए जैसे उसकी हाई स्कूल कंप्लीट हुई थी, उसने एक न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा चाइना की सबसे प्रेस्टीजियस कॉलेज में जाने का। अब ईबो के पास पैसे नहीं थे, तो वो ये ऑप्शन तो ईबो के पास था ही नहीं कि वो पैसों से उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। लेकिन ईबो के पास थी तो अपनी इंटेलिजेंस, अपनी नॉलेज और अपनी ब्रिलियंस, तो ईबो ने पेपर दिया। हर साल वो कॉलेज कुछ चुनिंदा लोगों को चुनती है, उन्हें स्कॉलरशिप देती है और फिर उनका खर्चा खुद उठाती है। उनकी ड्रेस से लेकर उनकी बुक्स और भी कुछ चीज़ें, उन सबका खर्चा वो कॉलेज उठाती है। लेकिन उसके लिए उन चुनिंदा लोगों को चुना जाता है और उसके लिए एक टेस्ट लिया जाता है। तो ईबो ने वो टेस्ट दिया था और ईबो उन बच्चों में सिलेक्ट हुआ था। जब ईबो को ये पता चला था तो ईबो का खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ईबो के पास उस कॉलेज की कोई बुक्स नहीं थी ना। लेकिन वो जिस रेस्टोरेंट में काम करता है उसका जो ओनर था वो काइंड था, इसीलिए वो ने जब ये बात बात में जब उसके मुंह से निकल गई और उस ओनर को पता चल गया, तो वो ओनर उस कॉलेज की कुछ ओल्ड बुक्स जो शायद उसके बेटे की थी या फिर उसकी बेटी की थी, तो वो उसने ईबो को ला कर दे दी, जो कि ईबो की मदद कर सकती थी। तो ईबो ने उन बुक से ही पढ़ाई की, बिना किसी कोचिंग के या फिर बिना किसी टीचर के। उसने उन्हीं बुक से खुद पढ़ाई की और उसे फाइनली स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। और अभी ईबो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और अब तक ईबो पूरे कॉलेज में फेमस हो चुका था। ईबो एक काम चाइल्ड है, वो किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता। शुरू से ही अकेला रहने की वजह से ईबो ऐसा ही हो गया है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, वो बस अपने में ही मस्त रहता है। ईबो सुबह अपने घर से निकलता है, कॉलेज जाता है। लगभग आधा दिन वो अपना कॉलेज में बिताता है, सारा अपने कॉलेज में पढ़ता है और उसके बाद फिर से वो घर जाता है और फिर से वो अपनी शिफ्ट्स के लिए निकल जाता है। वो रेस्टोरेंट में काम करता है और उसके साथ ही जब भी कोई डिलीवरी करनी होती है तो ईबो उसका काम भी करता है। तो ईबो की जो पेमेंट है या फिर सैलरी वो इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन ईबो को 2 टाइम का खाना मिल जाता है और जो जिस अपार्टमेंट में रह रहा है उसका वो रेंट दे देता है। ईबो की यही लाइफ है, यही रूटीन है। लेकिन ईबो की लाइफ इतनी भी आसान नहीं है। एक अकेले पर्सन की, एक अनाथ की, या फिर कहीं के इस दुनिया में गरीब लोगों की जो लाइफ है वो कभी आसान हो ही नहीं सकती। उन्हें हर चीज़ का हिसाब रखना पड़ता है। लोग उन्हें किस तरह से देख रहे हैं इस चीज़ का ध्यान भी उन्हें रखना पड़ता है, क्योंकि लोगों की नज़रों में गरीब होना एक क्राइम होता है। इसीलिए ईबो की लाइफ भी कुछ इतनी आसान नहीं थी। सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि कॉलेज में भी ईबो की लाइफ बहुत ज़्यादा हद से बदतर थी, क्योंकि ईबो एक ब्रिलियंट चाइल्ड था। वो स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पर आया था और वो जो कॉलेज था वो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस था। तो चाइना के जितने भी रिच फैमिलीज़ के लोग हैं उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ा करते थे। अब एक इंसान जो स्कॉलरशिप पर यहाँ पर आया है और उसकी इंटेलिजेंस से यहाँ पर आया है, जिसने पिछले साल इस कॉलेज में टॉप किया है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा कोचिंग के या फिर बिना किसी एफर्ट के, उसने खुद से पढ़कर, टीचर्स ने उसे जो पढ़ाया है उसे पढ़कर उसने टॉप किया है। ये चीज़ उन रिच फैमिली के बच्चों के लिए हजम करने लायक थी नहीं, इसीलिए वो ईबो से जेलस होने लगे थे। और दूसरी चीज़ थी जिससे वो जेलस होते थे, ईबो की ब्यूटी। ईबो एक ओमेगा था, उसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। लेकिन ईबो जो था वो ना तो किसी अल्फा से बात करता था और ना वो किसी के भी अराउंड होता था, क्योंकि वो उसे बात ही करनी है। अगर कोई उसका फ्रेंड नहीं बनेगा तो ईबो मर जाएगा, ईबो कॉलेज में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं था। ईबो कॉलेज आता था, चुपचाप अपनी पढ़ाई करता था और चला जाता था। ईबो का नाम के अलावा कोई भी ईबो के अलावा कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन
ईबो किसी अल्फा से बात नहीं किया करता था, तो अल्फाओं को ऐसा लगता था कि ईबो को अपनी जो खूबसूरती है उसका घमंड है, वो उन लोगों से बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो घमंड करता है। वो कॉलेज में, तो उसने कॉलेज में टॉप किया था पिछले साल, और वो ब्यूटीफुल है तो वो उनसे बात नहीं करना चाहता। इसी जबकि बात ये थी कि वो ईबो से जेलस फील किया करते थे, उन्हें जलन होती थी ईबो की उस इंटेलिजेंस को देखकर, जो कि वो इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़कर, इतने हाईली रिस्पेक्टेड टीचर्स से पढ़कर भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ ईबो था। इसीलिए वो ईबो से जेलसी फील किया करते थे। आज ईबो अपने बैग और अपने हाथ में उसके पास एक प्रोजेक्ट था जिसको लेकर वो कॉलेज आया था। अब ईबो सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट था। फर्स्ट ईयर में उसने अपनी क्लास में नहीं बल्कि पूरे कॉलेज में टॉप किया था, और इसी के बाद से कॉलेज के जो टीचर्स थे वो भी ईबो को जानने लगे थे और ईबो को अच्छा मानने लगे थे, उससे अच्छे से बिहेव किया करते थे। आज भी वो एक प्रोजेक्ट लेकर आया था जिसकी उसने पिछली 2-3 रातों से तैयारी की थी। ये जो प्रोजेक्ट था वैसे तो सबको अपने ग्रुप्स में मिला था, लेकिन ईबो से कोई ग्रुप बनाना ही नहीं चाहता था क्योंकि ईबो एक पुअर पर्सन था और वो लोग ईबो से दोस्ती करना खुद की रेपुटेशन को कम करना मानते थे, तो इसीलिए किसने ईबो के साथ ग्रुप नहीं बनाया, इसीलिए ईबो को टाइम लग गया। वैसे तो ये जो प्रोजेक्ट था वो ग्रुप मिलकर 1 या 1.5 दिन में कर सकता था या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में कर सकता था, लेकिन ईबो अकेला था तो इसीलिए उसे टाइम लगा। ईबो ने खुद इस कुछ प्रोजेक्टों को किया था, साथ ही वो अपनी पार्ट टाइम जॉब्स पर भी जाता था। उसके अलावा एग्ज़ाम्स के लिए उसे पढ़ाई भी करनी पड़ती थी, इसीलिए ईबो के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी ईबो ने कर लिया था। आज वो खुश था, उसके फेस पर हल्की सी स्माइल थी क्योंकि उसने उस प्रोजेक्ट को अकेले ही कंप्लीट किया था बिना किसी की मदद के। वो उस प्रोजेक्ट को लेकर आ रहा था, वो प्रोजेक्ट नीटली फोल्डेड होकर उसके बैग में रखा हुआ था। वो अपने स्कूल के अंदर जा ही रहा था, लेकिन तभी उसके सामने 3-4 लोग आकर खड़े होते हैं और उनमें से एक पर्सन कहता है, ओह, तो हमारे कॉलेज का आइस प्रिंस आ गया, हमारे कॉलेज का इंटेलिजेंट पर्सन। ये सुनकर ईबो ने सामने की तरफ देखा तो, और ये देखकर उसके फेस पर जो स्माइल थी वो गायब हो गई, क्योंकि ये 3-4 लोग जो है ईबो को बुली करते हैं और ईबो इनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाता। वो टीचर्स को कहता भी है तो टीचर्स क्या कर सकते हैं, ये खुद ही इतनी बड़ी फैमिली से आते हैं तो टीचर्स इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसीलिए ईबो कंप्लेन भी नहीं कर सकता। तभी उनमें से एक लड़की ने आगे आते हुए कहा, तो हमारे इस इंटेलिजेंट प्रिंस ने वो प्रोजेक्ट भी बना लिया होगा जो टीचर ने से दिया था। ये सुनकर ईबो ने उन लोगों की तरफ देखा, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो अपना प्रोजेक्ट बर्बाद नहीं होने देना चाहता, लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाता किसी ने पीछे से उसके बैग को खींच लिया और उसका बैग जो एक ही शोल्डर पर टका हुआ था तो वो बैग आसानी से नीचे आ गया। और वहाँ पर जो लोग थे, उस जिस पर्सन ने उसके बैग को पकड़ा था उसने उस बैग को ऊपर उठाया और लगभग उसको उल्टा कर दिया, जिसकी वजह से उसका जो प्रोजेक्ट था जो कि नीटली उस बैग में रखा हुआ था वो पूरा उस ज़मीन पर फैल गया। और ये देखकर ईबो की आंखें बड़ी हो गई। उसने उस बैग को लेने की कोशिश की, उसने बैग को लेने की कोशिश करते हुए कहा, तो आप ये क्यों क्यों कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैंने इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है। ये बोलकर ईबो अपने बैग को लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग बस ईबो की कंडीशन को देखकर हंस रहे थे। ये देखकर ईबो की मुट्ठियाँ बिछ रही थी। ऐसा नहीं था कि ईबो वीक था, लेकिन ईबो जानता था कि वो कुछ नहीं कर सकता। ईबो फिजिकली लड़ सकता है, लेकिन अगर वो कंप्लेंट करेगा तो टीचर्स भी इन लोगों का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये हाईली रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर ईबो कुछ करेगा तो वो खुद ये लोग ईबो को कॉलेज से निकाल देंगे। और ईबो इतनी मेहनत करके इस कॉलेज में आया है, वो पढ़ना चाहता है, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो ऐसे ही इस कॉलेज से नहीं निकल सकता, इसीलिए वो कंप्लेन भी नहीं कर सकता। और अब तक ईबो का पूरा जो वो प्रोजेक्ट पेपर्स थे वो नीचे फैल चुके थे, और वो जो 2-3 लोग थे उन्होंने उन प्रोजेक्ट पेपर्स पर पाँव रखते हुए कहा, ओह, हमें माफ़ कर दो, तुम्हारा तो ये प्रोजेक्ट तो बर्बाद हो गया, अब तुम क्या करोगे। और वैसे भी जहाँ तक मुझे याद है टीचर ने कहा था कि अगर किसी ने ये प्रोजेक्ट उन्हें नहीं दिया तो वो उसे अब की बार एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं देगी। तो ईबो, अब तुम क्या करोगे। ये बोलकर पहले तो वो खुद के फेस पर एक शॉक्ड एक्सप्रेशन रखते हैं, लेकिन बाद में वो लोग ईबो को मॉक करते हुए हंसने लगते हैं। उन्होंने मॉक करते हुए कहा, अब हम भी देखते हैं कि तुम एग्ज़ाम में कैसे बैठते हो। एक गरीब होकर तुम हम लोगों से ऊंचा ऊंचा बढ़ने चले थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तुम एग्ज़ाम्स में ही नहीं बैठोगे तो तुम टॉप कैसे करोगे।
तो हम भी देखते हैं कि तुम अब की बार इस कॉलेज में टॉप कैसे करते हो, ऑल द बेस्ट। ये बोलकर वो सभी लोग हंसते हुए वहाँ से जा चुके थे। वहीं ईबो का पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो चुका था। वो ईबो जो 3 दिन की मेहनत करने के बाद जो उसका प्रोजेक्ट बना था, ये सोच कर कि फाइनली वो अपना प्रोजेक्ट टीचर को दे सकता है और वो एग्ज़ाम में बैठेगा। एग्ज़ाम की तैयारी भी वो बहुत दिनों से कर रहा था, लेकिन जब उसे उन वो पेपर्स फटे हुए नहीं दिख रहे थे, उसे अपने सपने टूटे हुए दिख रहे थे जो कांच की तरह बस बिखर चुके थे। ईबो की आंखों में कब आंसू आ गए उसे खुद ही रियलाइज़ नहीं हुआ। वो अपने घुटनों पर बैठ गया और उन पेपर्स को उठाने लगा जो कि अब किसी काम के नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें ईबो की मेहनत थी। ईबो उन पेपर्स को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उन पेपर्स को उठाने लगा। वो जब पेपर्स को उठा रहा था तभी उसे 2 ब्लैक शूज़ दिखाई दिए और ये देखकर ईबो एक पल के लिए शॉक हो गया। फिर उसने उन शूज़ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखा, ऊपर देखा 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 तो वहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ था। ईबो ने इस पर्सन को आज से पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वो पर्सन अपने कोल्ड आइसी फेस के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था। ईबो ने जब ये देखा तो उसने अपने प्रोजेक्ट पेपर्स को उठाया, अपने बैग को उठाया और उसमें जो बुक्स नीचे गिर गई थी, ईबो ने उनको भी उठाया और उनको बुक बैग में रखा और वो खड़ा हो गया। उसने अपने आंसुओं को हार्शली पोंछ लिया। ये चीज़ उसके लिए कुछ नई नहीं है, लेकिन आज का जो प्रोजेक्ट था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वहाँ ईबो ऐसे ही नहीं टूटता, लेकिन आज ईबो सच में टूट चुका था। वो खड़ा और उसने सामने वाले पर्सन की तरफ देखा। तभी इससे पहले कि ईबो कुछ कह पाता, सामने वाले पर्सन ने कहा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? ये सुनकर ईबो ने चौंक कर उस इंसान की तरफ देखा, क्योंकि ये शब्द ईबो के लिए नया था। मदद। आज से पहले कभी ईबो को किसी ने ये सब शब्द नहीं कहा। सब लोग बस उसे प्रॉब्लम में डालना जानते हैं, उसे बुली करना जानते हैं, उसकी चीज़ों को ख़राब करना जानते हैं, लेकिन किसी ने आज से पहले मदद के लिए उससे नहीं कहा था। उसने उस पर्सन की तरफ वो अभी भी चौंक कर ही देख रहा था, लेकिन तभी उस पर्सन ने मुस्कुरा हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, मैं जानता हूँ ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और वैसे तो मैं तुम्हारी मेजर का नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसकी पढ़ाई की है और मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर ईबो अब जाकर होश में आया। उसने उस इंसान की तरफ देखते हुए कहा, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे 1 घंटे में प्रोजेक्ट टीचर के पास जमा करना है और मैं ये 1 घंटे में बनकर तैयार हो ही नहीं सकता। आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदद करने के लिए पूछा। मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। ये बोलकर ईबो जाने ही वाला था, लेकिन तभी उस इंसान ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। ये सुनकर ईबो ने उस इंसान की तरफ देखा और उस इंसान ने फिर से अपनी हल्की सी स्माइल दी और उसने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं। अगर नहीं बनेगा तो तुम चिंता मत करो। हम टीचर से बात करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। अभी 1 घंटा है वैसे भी। यह सुनकर ईबो ने उस इंसान की तरफ देखा। पहली बार था जब कोई ईबो की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहा था और वो भी बिना किसी चीज़ के बदले में। तो ईबो ने ना चाहते हुए भी बस नोट कर दिया। उस इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेट, तो चलो लाइब्रेरी में चलते हैं, वहीं पर हम इस प्रोजेक्ट को बना लेंगे और वहाँ पर हमको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ये सुनकर ईबो ने बस नोट किया और वो लोग दोनों ही लाइब्रेरी में जा चुके थे। जैसे ही वो लाइब्रेरी में गए, उन दोनों ने उस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू कर दिया था और जैसा कि उस इंसान ने कहा था, सच में वो प्रोजेक्ट बनकर 1 घंटे में तैयार तो हो गया था, लेकिन वो उतना परफेक्ट नहीं था जितना कि ईबो ने बनाया था, क्योंकि ईबो की 3 से 4 दिन की मेहनत उस प्रोजेक्ट में लगी थी और यहाँ बात 1 घंटे की थी। लेकिन शायद ईबो के सामने जो सीनियर था या फिर कोई भी था, वो जो था उसे इस चीज़ के बारे में काफ़ी नॉलेज थी, तो उसने ईबो की बहुत अच्छी तरह से मदद कर दी थी और इतना अच्छा वो प्रोजेक्ट तो बन ही गया था कि ईबो को अब एग्ज़ाम में बैठने तो दिया जाएगा। वो अब उसे एग्ज़ाम में बैठने के लिए मना तो नहीं किया जाएगा ईबो को। उस प्रोजेक्ट को देखकर तो यही लग रहा था, लेकिन फिर भी सब कुछ अभी तक टीचर पर निर्भर करता है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। लेकिन जब वो प्रोजेक्ट ईबो को बनता दिखा तो उसकी होप जो टूट गई थी, वो जैसे उसे फिर से बनते हुए दिखी, वो फिर से उसे उभरती हुई दिखी और उसने उस इंसान की तरफ देखा जो कि अब उसे उससे वो प्रोजेक्ट दे रहा था। ये देखकर ईबो ने उस इंसान की तरफ देखते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की, लेकिन आपका नाम और आपने मेरी मदद क्यों की? यह सुनकर उस इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तुम्हें लेट हो रहा होगा, तुमने कहा था कि 1 घंटे में तुम्हें टीचर को जमा कराना है और तुम्हारे क्लास का टाइम भी हो गया होगा, तो तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा, मैं तुम्हें कैंटीन में मिलूँगा। अभी तुम जाओ, तुम लेट हो जाओगे। ये सुनकर
ईबो ने वही लाइब्रेरी पर लगी घड़ी की तरफ देखा तो सच में उसकी क्लास का टाइम हो रहा था। उसने उस इंसान को एक लास्ट टाइम बो किया और वो दौड़कर वहाँ से जा चुका था। वहीं उस इंसान के फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। तभी पीछे से एक दूसरे पर्सन ने आते हुए कहा, ओहो, तुम्हारे कॉलेज के कोल्ड प्रिंस के फेस पर भी स्माइल है आज तो। ये सुनकर वो इंसान जब मुस्कुरा रहा था उसके स्माइल फिर से गायब हो गई और उसने घूर कर उस पर्सन की तरफ देखा। वहीं दूसरी तरफ ईबो तुरंत कॉलेज क्लास के अंदर गया। जब वो क्लास के अंदर गया तो वो लोग जिन्होंने उसके प्रोजेक्ट को बर्बाद किया था वो अपने अपने डेस्क पर बैठे हुए थे और ईबो की तरफ मोकिंगली देख रहे थे कि ईबो अब क्या ही देगा। उन्हें तो लगा था कि ईबो क्लास में नहीं आएगा, लेकिन ईबो हिम्मत दिखाकर क्लास में आया है। तो वो देखना चाहते थे कि ईबो क्या करने वाला था। वो ईबो भी अपनी डेस्क पर जाकर बैठ चुका था। टीचर जो थी सबसे एक एक करके प्रोजेक्ट ले रही थी। जितने भी ग्रुप्स थे पहले टीचर ने ग्रुप्स का प्रोजेक्ट लिया और फिर जिन लोगों का उन्होंने अलग, जो ग्रुप्स में नहीं रहना चाहते थे सिर्फ या दो दो के ग्रुप्स में रहना चाहते थे, उन टीचर उनको बुलाया। और लास्ट में अब ईबो की बारी थी। ईबो ने अपने कांपते हुए हाथों के साथ ही उस प्रोजेक्ट को टीचर को सौंप दिया और फिर वो जाकर अपने डेस्क पर बैठ गया। अब टीचर जो थी वो उन पूरे प्रोजेक्ट्स को चेक करने लगी, जिन्होंने भी ग्रुप्स में बनाए थे और जिन्होंने भी सिंगल बनाए थे उन सबको वो चेक करने लगी। और फाइनली जब 1 घंटे के बाद वो सारे प्रोजेक्ट्स को चेक करके उन्होंने ख़त्म किया तो वो खड़ी हुई और उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो मेरे पास वो नाम है जो इस साल इस कॉलेज एग्ज़ाम्स में बैठेंगे और उनके भी नाम हैं जो इस कॉलेज एग्ज़ाम्स में नहीं बैठेंगे। ये सुनकर ईबो के हथेलियों में पसीना आ रहा था। उसकी मुट्ठियाँ भिज रही थी, उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस रहे थे, लेकिन उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बस अपना नाम सुनना चाहता था। वहीं टीचर ने एक एक लेकर नाम बोलना शुरू किया। अब जो लोग इस एग्ज़ाम में बैठने वाले थे उनमें से बस कुछ ही नाम बचे थे और अब तक ईबो का नाम नहीं आया था। इसलिए अभी ईबो और ज़्यादा डर रहा था। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। अगर उसका नाम नहीं आया तो उसकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पूरे साल से जो उसने पढ़ाई की है वो क्या करेगा, उसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। और उसे स्कॉलरशिप सिर्फ 3 साल की मिली है। अगर उसका 1 साल बर्बाद हो गया तो फिर उसका लास्ट ईयर कवर नहीं हो पाएगा। वो यही सब सोच रहा था, तभी उसका नाम अनाउंस हुआ। और ये सुनकर एक पल के लिए तो ईबो को यकीन ही नहीं हुआ। जब ईबो का तब भी कोई रिएक्शन नहीं आया तो टीचर ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो, ईबो। जब टीचर ने इतनी ज़ोर से कहा तो ईबो अपने होश में आया और उसने टीचर की तरफ देखा। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, वेल डन ईबो, तुम्हारा प्रोजेक्ट सच में बहुत अच्छा है। तुमने बहुत अच्छा किया है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्होंने ग्रुप्स में प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं। तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। बेस्ट ऑफ लक। और तुम एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हो। जाने से पहले आकर मेरे पास से तुम्हारा परमिशन लेटर लेकर जाना। ये सुनकर ईबो के फेस पर इतनी बड़ी स्माइल थी कि वो बता नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ टीचर ने उस ग्रुप की तरफ देखा जो ईबो को बुली कर रहा था, या फिर जिसने ईबो के उन प्रोजेक्ट्स को फाड़ दिया था। टीचर ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, और तुम तीनों, तुम इस साल एग्ज़ाम्स में नहीं बैठोगे। ये सुनकर उन लोगों की आंखें बड़ी होकर उन्होंने कहा, टीचर, लेकिन हमने तो हमारा प्रोजेक्ट दिया था। ये सुनकर उस टीचर ने कहा, हाँ, तुमने अपना प्रोजेक्ट मुझे दिया, लेकिन ये उस टॉपिक पर नहीं है जो मैंने तुमसे कहा था। तुमने अपनी मर्ज़ी से इस टॉपिक को बनाया था और ये टॉपिक तुम्हारे पूरे सिलेबस में नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने आखिर प्रोजेक्ट बना कैसे लिया। बिना तुम्हारे सिलेबस में जो चीज़ है ही नहीं, तुमने उस पर प्रोजेक्ट बना लिया। इसीलिए तुम लोग इस एग्ज़ाम में नहीं बैठोगे। और ये सुनकर तो उन लोगों का फेस देखने लायक था। वो जो ईबो के एग्ज़ाम में नहीं बैठने दे रहे थे उनका फेस देखने लायक था। और ये देखकर ईबो को वैसे अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन जो उन लोगों ने उनके साथ किया था ईबो को ऐसा लग रहा था कि अच्छा हुआ, यही ठीक हुआ इन लोगों के साथ। वहीं अब उस टीचर की जो क्लास थी वो एंड होने वाली थी, इसलिए उसने उन सब बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, तो स्टूडेंट्स, तुम्हारे एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम्स कुछ ही महीनों में लगने वाले हैं। ये बोलकर वो मुस्कुराती वहाँ से चली गई। जैसे ही वो टीचर वहाँ से गई, ईबो ने भी अपना बैग उठाया और वो तुरंत अपने क्लासरूम से निकल गया और वो कैंटीन की तरफ दौड़ने लगा। जब वो दौड़ रहा था तो एक इंसान से टकरा गया और ये फील होने के साथ ही वो खड़ा हुआ और उसने उस इंसान की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती है, मैं देख के नहीं चल रहा था। ये सुनकर उस इंसान ने जब ईबो के फेस पर इतने डरे हुए एक्सपीरियंस देखे, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। वैसे तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? फिर ईबो ने कहा,
मुझे कैंटीन में जाना है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। ये बोलकर ईबो फिर से मुड़ता है और कैंटीन की तरफ जाने लगता है। अब अभी लंच टाइम था, तो ईबो जब कैंटीन के सामने खड़ा था तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। वो कॉलेज बहुत बड़ा था, तो सभी लोग अभी लंच करने ही आए थे। तो ईबो को वो इंसान दिख नहीं रहा था जिसने उसकी मदद की थी। ईबो चाहकर भी उस इंसान को नहीं देख पा रहा था। जब ईबो को लगा कि शायद वो उस इंसान से नहीं मिल पाएगा, उसे थैंक्स नहीं बोल पाएगा, इसलिए वो कैंटीन से घूम कर जाने लगा। लेकिन जैसे वो घूमा, उसके पीछे उसे कोई महसूस हुआ, और जैसे ही उसने ऊपर देखा तो वो वही इंसान था। और ये देखकर उसके फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ गई। ईबो ने अनकॉन्शियसली उस इंसान के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, आपका थैंक यू सो मच सीनियर, आपने मेरी मदद की। आपको पता है, मैं एग्ज़ाम्स में बैठ सकता हूँ, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं एग्ज़ाम्स में नहीं बैठ पाता। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से ही ये सब हुआ है। आपने मेरी मदद की, थैंक यू सो मच, आपका बहुत 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 शुक्रिया। ईबो बस लगातार थैंक्स बोले जा रहा था, और ये देखकर उस इंसान के फेस पर भी हल्की सी स्माइल आ गई। लेकिन तभी उस इंसान के पीछे से एक पर्सन निकलते हुए कहा, ओह, तो तुम इससे मिलने के लिए इतने लेट हो रहे थे। यह सुनकर ईबो ने उस इंसान की तरफ देखा। ये वही था जिससे ईबो टकराया था। उस इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय, मेरा नाम सोंग जियांग है, और जिसको तुम सीनियर बोल रहे हो उसका नाम शाहजान है। मुझे पक्का यकीन है इसने अभी तक तुम्हें अपना नाम नहीं बताया होगा। ये सुनकर ईबो को अब नाम याद आया, जान, शाहजान, चाइना की सबसे रिचेस्ट फैमिली का ओनली हायर और कॉलेज का हॉट प्रिंस। ईबो ने गॉसिप सुनी थी, लेकिन कभी उसे जान को देखने का मौका नहीं मिला था। लेकिन आज जब वो जान को अपनी आंखों के सामने देख रहा था तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने फिर नोटिस किया कि उसने अभी भी जान के हाथ पकड़ रखे हैं, तो उसने उन दोनों हाथों को छुड़ा दिया और कहा, आई एम सॉरी। पर जान ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम्हारा नंबर आ गया और तुम एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हो। तुम्हारे एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। ये सुनकर ईबो के फेस पर स्माइल थी। तभी जियांग ने आगे आते हुए कहा, और तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनकर ईबो ने कहा, मेरा नाम ईबो है। जियांग ने कहा, ओह, तो अभी लंच टाइम है, क्यों तुम हमारे साथ बैठकर लंच करो। इस पर ईबो ने नाम अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, आप लोग कीजिए, मुझे कहीं जाना है, बाय। ये बोलकर कि इससे पहले कि वो लोग कुछ कह पाते, ईबो बस वहाँ से दौड़कर चला गया था। जियांग ने ईबो के जाते हुए फिगर की तरफ देखते हुए कहा, ये अजीब है। लेकिन वहीं जान ने मुमल करते हुए कहा, बट क्यूट है। अब ईबो कॉलेज से निकल चुका था। अब उसकी सारी क्लासेस एंड हो चुकी थी, इसीलिए अब उसे अपने शिफ्ट पर जाना था। तो ईबो सीधा कॉलेज से निकला, और कॉलेज से निकलने के बाद वो बस स्टैंड पर गया। बस स्टैंड से वो अपने घर के लिए निकल चुका था। ईबो अपने घर गया, उसने अपनी कॉलेज यूनिफॉर्म चेंज की, और वैसे तो उसके पास लंच करने के लिए कुछ खास था नहीं। वैसे भी आज वो कॉलेज से जल्दी आ गया था। आज उसकी जो क्लासें थी वो कैंसिल हो चुकी थी। बस 2 या 3 क्लासें थी, जिनको ईबो ने 2 को सुबह ले लिया था और 1 को वो अभी लेकर आया था। तो अभी ईबो के पास कुछ ज़्यादा क्लासें नहीं थी, लेकिन वो अभी अपने शिफ्ट पर जा सकता है। वैसे भी आज वो जल्दी जाएगा तो उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा ही आएगी, इसीलिए उसने बिना लंच किए ही वो अपने ड्रेस चेंज की और अपने रेस्टोरेंट के उस रेस्टोरेंट के लिए निकल चुका था जहाँ पर वो काम करता है। जब वो वहाँ गया तो उसके जो ओनर था वो एक ओल्ड मैन था। वो वैसे काइंड था, लेकिन वो स्ट्रिक्ट भी उतना ही था। जब वो वहाँ पर गया तो उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, यंग मैन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये तुम्हारे आने का टाइम नहीं है, अभी तो तुम 2 घंटे बाद आते। ये सुनकर ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, आज मेरी क्लासेस नहीं थी तो मैंने सोचा कि मैं आज जल्दी चले चलूँ, और वैसे भी वीकेंड का टाइम है तो कस्टमर्स ज़्यादा होंगे। ये सुनकर उस ओल्ड मैन ने कहा, तुमने सही कहा, वैसे भी तुम टाइम पर ही आए हो। अगर तुम नहीं आते तो मैं 1-2 टेम्परेरी वेटर्स को और बुलाने वाला था, लेकिन अच्छा है तुम आ गए। तो अब जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो, और अब आलसी होने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप जाकर सबको सर्व करो। ये सुनकर ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अंकल, मैं अभी जा रहा हूँ। ये बोलकर ईबो वो जो वेटर की ड्रेस पहनकर वो वहाँ पर सर्व करता है, वो अपने लॉकर में गया और उसने अपने जो ड्रेस थी उसको चेंज की, और उसने उस यूनिफॉर्म को पहना और बाहर आ चुका था और वो लोगों को सर्व करने लगा था। अब ईबो को सर्व करते हुए लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके थे। वो थक भी चुका था, इसीलिए वो पास में ही पानी की बोतल रखी हुई थी, तो वो पानी पीने के लिए चला गया था। तभी जब वो पानी पी रहा था, लेकिन तभी उसे आवाज़ सुनाई दी कुछ लोगों की, जिन्हें शायद वांग जी की ने इन आवाज़ों को कहीं सुना था, या फिर स्पेशली उसने एक आवाज़ को सुना था। यही सोचकर ईबो ने जब घूम कर देखा तो अपनी जगह पर ही फ्रोज हो गया, क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि जान था, और जान के साथ उसका ग्रुप था।
जान सबसे खिड़की के पास बैठा हुआ था, सबसे थोड़ा सा अलग। उसके पास ही बैठा हुआ था उसका छोटा भाई शाओ पीशिंग, जो कि उसका छोटा भाई था। पीशिंग के पास ही बैठा हुआ था गाओचेंग, जो कि उन्हीं के ग्रुप का था। उसके साथ सोंग जियांग, हाओ शुआन, जो कि जान के साथ थे। वहीं मेंगजी, यूबिन और मारिया, ये जो ग्रुप था एक कॉलेज में बहुत फेमस भी था, और ये लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स भी थे। और साथ ही एक और था, उसका नाम था जाओचेंग एंड निहोइसांग। ये जो लोग थे इस ग्रुप्स में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। जान ने जियांग के ईबो ने जियांग की आवाज़ को पहचाना था। जब उसने ये देखा तो वो एक पल के लिए अपनी जगह पर ही शॉक हो गया, क्योंकि वो जो लोग थे मारिया, जी और हाउशवान, ये लोग ईबो को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। इनका इंटरेक्शन ईबो से 2-3 बार हुआ है और कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था। कभी ईबो जाते जाते इनसे टकरा जाता था, तो ये लोग ईबो को बहुत ओछी बातें बोला करते थे कि ईबो पुअर है, ईबो का रहने का स्टाइल, कपड़ों का स्टाइल, ईबो ठीक से बोल नहीं सकता, और भी बहुत ह्यूमिलेटेड चीज़ें, वो भी सबके सामने। तो ईबो का जो एक्सपीरियंस था इन तीनों चारों के साथ थोड़ा कम ही था। और सबसे ज़्यादा इनमें मारिया थी, जो कि ईबो को शायद पसंद ही नहीं किया करती थी। और अब जब वो यहाँ देख रहा है, उसे पक्का यकीन है कि इन लोगों को ईबो को ह्यूमिलेट करने का एक और मौका मिल जाएगा। लेकिन फिर भी उसे अपनी ड्यूटी करनी थी, उसे इन लोगों को सर्व करना था। इसलिए उसने अपने फेस पर वो अपना कोल्ड मास्क पहना। जब भी ईबो ज़्यादा घबराया हुआ होता है, ये ईबो को लगता है कि उसे किसी से कुछ ज़्यादा बात नहीं करनी है, तो वो अपना फेस पर वो कोल्ड मास्क पहन लेता है। वहीं वो उस टेबल पर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो दूसरे टेबल पर चला गया जहाँ पर एक कपल बैठा हुआ था। वो उनके ऑर्डर्स लेने लगा। लेकिन तभी उस होटल के एक वेटर ने आकर ईबो के पास आकर कहा, ईबो तुम उन लोगों के पास जाओ, इसको मैं अटेंड करता हूँ। तो ईबो ने उस वेटर की तरफ देखते हुए कहा, पर गा आप वहाँ चले जाइए ना, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। इस पर उसने कहा, प्लीज़ ईबो, मैं उन अमीरजादों के मुँह नहीं लगना चाहता। तुम अपने इमोशन छुपाने में अच्छे हो और तुम खुद को कंट्रोल भी कर लोगे। तुम अच्छी तरह से जानते हो अगर उन लोगों ने कुछ कहा और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो भी फालतू ही कैफ़े में बवाल हो जाएगा। तो प्लीज़। ये सुनकर ईबो ने उस इंसान वेटर की तरफ देखा और फिर नोट किया। उसने गहरी सांस ली और फाइनली वो वहाँ पर जा चुका था। उसने अपनी नज़रों को नीचे ही झुका रखा था। वो उन लोगों को फेस नहीं करना चाहता, खासकर जान को। वो नहीं चाहता था कि पता नहीं क्यों कि जान को पता लगे कि वो ऐसा काम करता है। अगर जान को पता लगेगा तो वो उसके बारे में क्या सोचेगा। ये पहली बार था जब ईबो को फ़र्क पड़ रहा था कि कोई उसके बारे में क्या सोचेगा। नहीं तो ईबो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में कोई क्या सोचता है। वो कोई गलत काम तो कर ही नहीं रहा है, वो मेहनत कर रहा है और अपनी मेहनत से खा रहा है। लेकिन पहली बार ईबो को थोड़ा सा एम्बेरस फील हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब वो वहाँ पर गया तो उसने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, सर, मैम, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। और ईबो की जब आवाज़ सुनी गई तो उन सभी लोगों ने अपनी नज़रों को घुमाकर ईबो की तरफ देखा। उनमें से जान और जियांग शौक थे। रही बात चीफेचिंग की, गाओचेंग की और जाओचेंग की एंड न्यूहिसांग की, तो वो ईबो को ज़्यादा जानते नहीं थे, तो उन्हें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। ना ही उन्होंने ईबो को पहले देखा था। वहीं रही मारिया, मेंगजी, हाउशवान, ये जो 3 लोग थे, ये लोग इन लोगों के फेस पे स्मिक आ गया जब उन्होंने ईबो को ऐसे देखा। मारिया ने ईबो को टॉन्ट करते हुए कहा, ओह लुक, कौन है जो मैं सर्व करने आया है। हमारे कॉलेज का सबसे इंटेलिजेंट बॉय, जिसने फर्स्ट ईयर में ही टॉप किया था, जो स्कॉलरशिप लेकर कॉलेज में पढ़ता है, और देखो तो सही वो कहाँ काम करता है, एक वेटर की जॉब। ये देखकर बहुत बुरा लगा ईबो। ये सुनकर ईबो की मुट्ठियाँ भिज रही थी, लेकिन अभी वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। तभी जी ने स्मिक करते हुए कहा, इसका फेस तो देखो, अभी भी इसमें कितना एटीट्यूड है, जैसा हमेशा कॉलेज में रहता है। ये किसी अल्फा को खुद को अप्रोच ही नहीं करने देता, पता नहीं खुद को क्या समझता है। लेकिन ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये लोग जानबूझकर खुद को कोल्ड दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि अल्फास इन्हें जानबूझकर अप्रोच करे और फिर उनका फ़ायदा उठा सके। ये सुनकर ईबो की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने घूर कर मेंगजी की तरफ देखा और एक पल के लिए तो जी भी सच में डर गई थी। ईबो की आंखें इतनी ही कोल्ड और इतनी ही डरावनी लग रही थी। लेकिन तभी सभी को एक डोमिनेटिंग आवाज़ सुनाई देती है, मेंगजी, मारिया, व्हाट द हेल इज़ दिस, तुम किस तरह से बात कर रही हो। और ये सुनकर उन तीनों ने ईजान की तरफ देखा, जो जिसने जब ईबो को देखा तो एक पल के लिए वो शॉक हुआ था। लेकिन उसे ईबो को देखकर डिस्गस्ट फील नहीं हुआ था कि उसने एक ऐसे इंसान की मदद की है जो वेटर के रूप में काम करता है। उसने
और उसे खुशी है कि ईबो अपने दम पर, अब ये जानकर था जब मैगजीन ने ये कहा था कि ईबो स्कॉलरशिप से आया है, पहले तो उसे लगा था कि ईबो भी कोई रिच स्पॉइल्ड ब्रेट है या फिर ईबो भी एक हाई फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ईबो जो है वो काइंड पर्सन है। वो इतना अमीर होने के बाद भी बिगड़ा हुआ नहीं है, लोगों की तरह ज़्यादा लाउड नहीं है, इसीलिए उसने उसकी मदद की थी। लेकिन जब अब वो देख रहा है कि वो अपनी मेहनत से कॉलेज में आया था तो उसे और ज़्यादा खुशी हुई थी। लेकिन जब मैगजी और मारिया ने ईबो को इमिलेट करना शुरू किया था, वहाँ पर और भी लोग थे जिन्होंने मारिया और मैगजी की आवाज़ सुनी थी। ये जो कैफ़े था वैसे तो वो ईबो के घर से दूर था, लेकिन ये जो तो कॉलेज के पास था, और जितना कॉलेज के पास यही एक एक्सपेंसिव कैफ़े था जहाँ पर जो बड़े घर के बच्चे हैं वो आकर अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो चाहे वो कर सकते हैं, या फिर कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो ये रिच पीपल्स में पॉपुलर है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, और कॉलेज के भी और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर थे। सभी लोग ईबो की तरफ और उन लोगों की तरफ देख रहे थे, लेकिन जैसे ही सब ने जान की डोमिनेटिंग आवाज़ सुनी थी, सभी लोग अपनी अपनी तरफ एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे और अपने अपने प्लेट में देखने लगे थे। वही ईबो ने जब जान की वो डोमिनेटिंग आवाज़ सुनी तो उसने एक पल के लिए जान की तरफ देखा, लेकिन फिर उसने अपनी नज़रों को नीचे झुका लिया। जान ने फिर से जी की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम लोग किसी से ठीक से बात नहीं कर सकते तो अपने मुंह बंद रखा करो, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर वो यहाँ पर काम कर रहा है तो वो तुम्हारा कोई काम तो बिगाड़ नहीं रहा है, तो चुपचाप रहो। अगर तुम्हें कोई ऑर्डर देना है तो दो, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। किसी के साथ ऐसे नहीं बात की जाती। ये सुनकर जही ने जान की तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी। उसके फेस पर एक क्यूट सा पाउट था, लेकिन इतनी ज़्यादा इंसल्ट करने के बाद ये पाउट जान को अगली लग रहा था। जान ने जे और मारिया की तरफ देखते हुए कहा, मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, माफ़ी मांगना है तो इससे मांगो। ये सुनकर मारिया ने कहा, जान हम इस वेटर से माफ़ी मांगेंगे। ये सुनकर जान ने कहा, तुमने अभी बेइज्जती भी इसकी ही की थी, तो अगर तुम किसी से माफ़ी नहीं मांग सकते तो उसकी ह्यूमिलेशन करने से पहले भी तुम लोगों को सोचना चाहिए। ये सुनकर मारिया की मुट्ठियाँ बिछ रही थी, लेकिन उसने एक बार जान की तरफ देखा और फिर ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी। मारिया ने ऐसे बोला था जैसे वो बोल कम रही हो, बल्कि ईबो को रिसेसमेंट से देख रहे हुए। वही मैगजी ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी ईबो, आई नो मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। जे की आवाज़ में तो गिल्ट भी लग रहा था, लेकिन मारिया की आवाज़ में बिल्कुल गिल्ट नहीं था। वही हाउशवान जो कहीं ना कहीं ईबो को टीज किया करता था। हाँ, ईबो को लगता था कि ये इंसान उसे परेशान करता है, लेकिन हाउशवान को ईबो बहुत क्यूट लगता था। हाउशवान को ईबो पता नहीं क्यों पर किसी की याद दिलाता था, तो वो ईबो को टीज किया करता था, लेकिन ईबो को इन सब की आदत नहीं थी, और वो जे और मारिया के साथ मिलकर इन्हें टीज किया करता था। तो ईबो को यही लगता था कि ये इंसान मुझे बस बुली करता है। तो अभी तो हाउशवान ने कुछ कहा नहीं था। जब सबने सॉरी बोल लिया और ये सिलसिला खत्म हो गया, तो जान ने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, सब लोग अपना अपना ऑर्डर दो। इसके बाद सब लोगों ने अपना अपना ऑर्डर दिया, और ईबो उन सबके ऑर्डर्स लेकर उन्हें लेने के लिए चला गया था। थोड़ी देर बाद ईबो उनके ऑर्डर्स लेकर आया और उसने उन सबको सर्व किया, और फिर से वो दूसरे लोगों को सर्व करने के लिए चला गया था। और इधर ये दोस्त लंच करने लग गए थे। लंच करने के बाद सब वो उन लोगों ने बिल पे किया, लेकिन उसके बाद ईबो वहाँ पर नहीं आया था। उसके बाद उसने उस वेटर को ही वहीं पर भेज दिया था, क्योंकि बात सिर्फ ऑर्डर लेने की हुई थी। तो ऑर्डर लेने के बाद अब उसने उस वेटर को ही बिल लेने के लिए वहाँ पर भेजा था, और ईबो दूसरे लोगों को सर्व कर रहा था। जब सभी लोग उन लोगों का लंच हो गया तो वो लोग अपने अपने घर पर जा चुके थे। वहीं ईबो, जो कि रात के 10 बजे तक काम कर रहा था। आज वीकेंड था तो लोग बहुत ज़्यादा थे। वैसे तो ईबो की जो शिफ्ट हैं वो 8 बजे तक कंप्लीट हो जाती हैं, और आज अगर ईबो जल्दी जाना चाहता था तो जा भी सकता था, क्योंकि आज वो वैसे ही 2 घंटे जल्दी आया था। लेकिन आज वीकेंड था तो कस्टमर्स बहुत ज़्यादा थे और वेटर्स थोड़े कम थे, तो इसीलिए ईबो को काम करते हुए टाइम लग गया। और अभी लगभग रात के 9 साढ़े 9 बज चुके थे। ईबो को जल्दी से जल्दी जाना होगा, नहीं तो उसे फिर से अपने घर के लिए बस नहीं मिलेगी, और अगर उसे बस नहीं मिली तो उसे 3 किलोमीटर पैदल चल कर जाना पड़ेगा। और ईबो अभी पैदल चलने की हालत में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज उसने बहुत काम किया है, वो थक चुका है। एक इंसान की लिमिट्स होती है, इसलिए उसने तुरंत कैफ़े कॉर्नर को बाय बोला और वहाँ से निकल चुका था। और उसे रास्ते में जाते हुए अपने ग्रोसरीज भी लेनी थी, क्योंकि उसके पास ग्रोसरीज ख़त्म हो चुकी थी। तो सबसे पहले वो बस स्टॉप के पास से ग्रोसरी स्टोर था, तो अंदर गया, उसने ग्रोसरीज खरीदी।
एंड उसके बाद जब वो ग्रोसरी स्टोर से बाहर निकल रहा था तो किसी से टकराया, लेकिन ईवो इतनी जल्दी में था कि उसने घूम कर उस इंसान की तरफ देखा ही नहीं, बस चलते हुए उसने उस इंसान को सॉरी बोल दिया और वो वहाँ से दौड़ कर चला गया। और वो फिक्स टाइम पर बस स्टॉप पर पहुँचा था। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा था उसकी बस आ चुकी थी और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो तुरंत बस के अंदर चला गया और वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल चुका था। जैसे ही वो अपने घर पहुँचा वो सच में बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसने अपने शूज़ को अब उसकी जगह पर रखा। उसके बाद वो घर के अंदर आया। उसने सभी ग्रोसरीज को किचन स्लैब पर रखा। अभी ईबो को भूख तो लगी थी, उसने लंच भी नहीं किया था, लेकिन ईबो की ऐसी हालत थी नहीं कि वो एक प्रॉपर डिनर बना पाता है। इसीलिए उसने गैस पर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। तब तक वो चेंज करने चला गया। चेंज करने के बाद जब तक वो बाहर आया तब तक पानी बॉयल हो चुका था। उसके बाद उसने इंस्टेंट नूडल्स बनाए, उनको खाया। और सुबह भी जल्दी जाने की वजह से उसने किचन साफ़ नहीं किया था, तो उसने किचन साफ़ किया। तब तक रात के 11 बज चुके थे, लेकिन ईबो अभी भी सो नहीं सकता था। वो अपने रूम में गया और वो स्टडी करने के लिए बैठ गया। ईबो लगभग सुबह के 2 बजे तक उसने स्टडी की। जब सुबह के 2 बजे तो ईबो ने टाइम देखा और फिर वो उठकर सो चुका था। ये ईबो का डेली रूटीन था। ईबो इसके बाद सुबह जल्दी ही उठ जाता है। सुबह 6 बजे उठने के बाद ईबो अपने घर का सारा काम करता है। अगर कुछ क्लोथ्स डर्टी होते हैं तो उनको धोता है, खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, ब्रेकफास्ट करता है। फिर अगर टाइम हो तो वो खुद के लिए लंच बनाता है एंड फिर कॉलेज के लिए जाता है। वैसे उसके घर से जो कॉलेज है वो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जब भी वो लेट होता है तो बस लेता है और उसे लगता है कि आज वो जल्दी ही चला गया है तो वो पैदल ही चला जाता है, कम से कम बस के पैसे तो बचेंगे। वहीं दूसरी तरफ जान जैसे ही वो कैफेटेरिया से बाहर गया था वो अपने घर के लिए निकल चुका था। घर उसके साथ जाओचेंग, मारिया एंड पीशिंग उसके साथ ही गए थे। घर जाने के साथ ही जान की जो माँ थी शुआनलू, जैसे ही वो गए थे वो लंच कर ही गए थे, लेकिन फिर भी शुआनलू ने उन्हें स्नैक्स सर्व किए। उनसे उनके दिन के बारे में बातें की कि उन लोगों ने सारे दिन में क्या किया, आज उन्होंने क्या क्या पढ़ाई किया, फिर कॉलेज में क्या क्या एडवेंचर किया, किससे आज क्या उनका कोई नया दोस्त बना। तो शुआनलू जैसे एक माँ करती है वैसे ही उन लोगों से बात किया कर रही थी। उन अपनी माँ से बात करने के बाद जान अपने रूम में चला गया था। अभी बहुत ज़्यादा टाइम था, अभी डिनर टाइम नहीं हुआ था और घर में भी उन चारों पाँचों के अलावा और कोई था नहीं। उसकी पूरी फैमिली भी यहाँ पर नहीं थी, तो जान के पास टाइम था तो जान बुक्स लेकर बैठ गया। वो वैसे तो वो अपने कॉलेज बुक्स नहीं पढ़ रहा था, वो कुछ और बुक्स ही पढ़ रहा था। बहुत देर तक बुक्स पढ़ने के बाद भी अभी भी जब टाइम नहीं हुआ था जान के पास, अभी भी टाइम था, तो वो कुछ देर के लिए अपने लैपटॉप में मूवी देखने लग गया था। तब तक डिनर टाइम हो चुका था। उसके बाद वो सभी लोग डिनर पर बैठे हुए थे। जान की फैमिली बहुत बड़ी है। वो उसके फादर शाओ यूचेन और उसकी मदर शुआनलू है। वो 2 भाई हैं और दोनों ही अल्फा है। वो खुद और उसका छोटा भाई शाओ पीशिंग, वो ये दोनों भाई हैं और उसके साथ ही जान की जो बुआ है उसके भाई की उसके फादर की बहन, वो भी उनके साथ रहती हैं, म्या शाओ म्या जो कि अब की जाओ म्या है, जाओ चेंग की मदर। उनके हस्बैंड का नाम जावी फेंग है और जाओ चेंग उनका इकलौता ओमेगा चाइल्ड है। रही बात मारिया की, तो मारिया जो है वो काव यूचेन के एक बहुत ही अच्छे अमेरिकन फ्रेंड की बेटी है। मारिया यहाँ पर ही पढ़ना चाहती थी और उसी कॉलेज में उसने एडमिशन लिया था जिसमें जान पढ़ता है। लेकिन वो ऐसे तो वो बाहर जाकर अपार्टमेंट में रहती, लेकिन मारिया के फादर और काव यूचेन की जो दोस्ती वो इतनी गहरी है कि वो नहीं चाहते थे कि मारिया रेंटेड अपार्टमेंट में रहे या फिर एक परिवार होते हुए भी वो बाहर रहे। तो इसीलिए मारिया इस साल ही यहाँ पर आई थी। सेकेंड ईयर से ही उसने पढ़ना शुरू किया था और वो अब के बाद यहीं रह रही थी। लगभग 1 साल होने को आया था उसको यहाँ पर रहते हुए। सभी लोग डिनर कर रहे थे। वो जो माहौल था एकदम फैमिली नुमा था। सभी लोग बातें कर रहे थे। शाओ यूचेन अपने बेटों को, चेंग को, मारिया को, सबको अपने दिन के बारे में पूछ रहे थे, उन खुद के बारे में बता रहे थे, तो और को जो क्रैक्स कर रहे थे, पुरानी बातें याद कर रहे थे। तो वो एक खुशनुमा माहौल था। तभी शाओ यूचेन ने जान की तरफ देखते हुए कहा, जान अगले कुछ महीनों में तुम ग्रेजुएट हो जाओगे, राइट? ये सुनकर जान ने नोट किया। तभी तो काव्य चैन ने कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हें आगे जाकर हमारी कंपनी संभालनी है। तो मैं ये बोल रहा था कि क्यों ना तुम अब जब तुम ग्रेजुएट होने वाले हो तो तुम
आकर हमारी कंपनी में ट्राई क्यों नहीं करने लग जाते? आई मीन तुम आकर काम किया करो ताकि तुम्हें पता चले कि काम कैसे होता है, ताकि फ्यूचर में तुम्हें इस कंपनी को संभालने में प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी तुम इस कंपनी के फ्यूचर हायर हो तो तुम्हें इन सब का पता होना चाहिए। ये सुनकर जान ने बस नोट किया। वहीं दूसरे शुआनलू ने अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहा, तुम खुद तो बहुत जल्दी काम करने लगे थे, मेरे बेटे को तुम एंजॉय करने दो। ये बोलकर उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, जान अभी तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम कॉलेज में हो और कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। वैसे भी फिर तुम्हें अपने फादर की तरह उन फाइल्स और मीटिंग्स में बिजी रहना है। अब देखो तुम्हारे फादर कहाँ मेरे लिए टाइम निकाल पाते हैं। जब भी तुम्हारे जैसे थे तब तो इनके पास मेरे लिए बहुत टाइम होता था, लेकिन अब इनके पास टाइम नहीं है। इसलिए तुम अभी अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करो और जब काम के टाइम आएगी तुम काम कर लेना, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर जान ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, थैंक्स मदर। इस पर शुआनलू बस मुस्कुरा गई। वहीं दूसरी तरफ म्याम्या जो खाना खा रही थी, अब उन लोगों ने दोबारा खाना खाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब म्याम्या खाना नहीं खा पा रही थी। वो बस अपनी चॉपस्टिक को अपने प्लेट में धसाए जा रही थी। वो उसका खाने में बिल्कुल मन नहीं था। वही उसका हस्बैंड जाओ विफेंग जो है वो भी यहीं पर बैठा हुआ था। उसने अपनी नज़रों को घुमाकर जाओ चेंग की तरफ देखा, जो कि जान की प्लेट में फूड सर्व कर रहा था, और जान भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। और ये देखने के साथ ही जाओ विफेंग ने म्यामा के हाथ पर हाथ रखा, जैसे उसे इशारा कर रहा हो कि खाना खाओ, यहाँ पर किसी को कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर म्यामा ने बस नोट किया और वो भी खाना खाने लगी। सबने डिनर किया। उसके बाद जिन लोगों को बिज़नेस के बारे में बातें करनी थी वो सभी लोग बिज़नेस बातें करने लगे और बच्चे अपने रूम में जा चुके थे। जान भी अपने रूम में गया। थोड़ी देर के लिए उसने कुछ पढ़ाई की और फिर वो सो गया था, लेकिन सोते हुए उसके दिमाग में एक सर्टेन समवन का फेस अभी भी उसके दिमाग में था, किसी का फेस, और ये फेस उसके दिमाग में आते उसके फेस पर एक स्माइल आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ एक रूम में जाओ विफेंग ने मम्मा की तरफ देखते हुए कहा, देखा तुमने, आज तुमने सुन ही लिया। काओ यूचेन ने इनडायरेक्टली जान को इस पूरी प्रॉपर्टी का हायर घोषित कर ही दिया है। अब हमारे बेटे का क्या होगा? तुमने तो कहा था कि अगर हम शादी करके तुम्हारे घर में रहेंगे तो तुम्हारे फादर की आधी प्रॉपर्टी हमारी होगी, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे भाई ने पूरी प्रॉपर्टी जान के नाम करने की सोच रखी है। ये सुनकर मैंने नोट करते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि मेरे गा ऐसा करेंगे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चेंग भी इस प्रॉपर्टी का उतना ही हकदार है जितना जान है। मैं 50% प्रॉपर्टी चेंग को आएगी, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगी। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो अपना काम करो जो तुम कंपनी में कर रहे हो। ये सुनकर ईफेंग ने कहा, तुम्हें मेरे काम की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूँ। ये सुनकर मैंने बस नोट किया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। एज यूजुअल जान उठा, उसने अपना डेली रूटीन कंप्लीट किया। वो अपने जिम में गया। जिम में जाने के बाद वो उसने बात लिया और उसने अपना कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना। और फिर वैसे तो जान हमेशा स्टाइलिश क्लॉथ पहन कर देता है, वो कुछ भी पहने वो स्टाइलिश ही लगता है। उसके बाद वो नीचे आया, उसने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद शुआनलू ने उन चारों को अपना अपना ब्रेकफास्ट दिया। म्याम्या की एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम जिन म्याम्या है, वो भी हाई स्कूल में ही है। तो वो उन सबकी लाडली है, क्योंकि एक तो वो ओमेगा है इस पूरे घर में, चेंग के अलावा वो एक ओमेगा है, ऊपर से वो फीमेल ओमेगा है, तो सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। शुआनलू ने इन सभी को अपना लंच दिया। वैसे तो वो इतने बड़े घर से बिलोंग करते हैं, वो कैंटीन में खा सकते हैं, लेकिन शुआनलू खुद अपने हाथों से बना हुआ लंच उन सबको देती है, यहाँ तक कि चेंग को भी। और अब तो मारिया भी है, तो मारिया को भी वही लंच देती है जो वो जान के लिए बनाती है। और इसमें इन सबके लंच बॉक्स में सिर्फ एक ही तरह का खाना नहीं होता, बल्कि अलग अलग होता है। उसके बाद वो सभी लोग कार में बैठे, जान ही उन लोगों को लेकर जाता है और वो अपने साथ ही लेकर आता है। लिटिल म्यामा का जो स्कूल है उन लोगों के कॉलेज के रास्ते में पड़ता है, तो पहले वो लिटिल म्यामा को छोड़ता है, उसके बाद वो उन तीनों को लेकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। जब वो लोग कॉलेज में पहुंचे तो जान ने अपनी गाड़ी को पार्क किया और वो लोग गेट की तरफ जाने लगे, जहाँ पर उनके और फ्रेंड पहले ही वेट कर रहे थे। जान जा ही रहा था, लेकिन तभी अचानक एक फुल फोर्स के साथ एक पर्सन उसके पास आया और उससे टकरा गया। और इससे पहले कि जान को समझ पाता, उसकी जो पीठ थी वो ज़मीन को हिट होती है और उसके ऊपर वो पर्सन था। एक पल के लिए तो जितने भी लोग थे उन लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया और जान भी बहुत बुरी तरीके से ज़मीन पर गिरा था। उसकी पीठ में भी ज़रूर भी चोट लगी होगी, क्योंकि जो दूसरा पर्सन था वो फुल फोर्स के साथ आया था। वहीं दूसरी तरफ मारिया, चेंग और चीपेशिन जो ये सब देख रहे थे, उनकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। और उनका जो ग्रुप मेंगजी, हाओशुआन, जियांग,
एंड गाओ चेंग जो इन सबको देख रहा था, वो एक पल के लिए वो भी शॉक हो चुके थे। सभी लोग उस इंसान की तरफ देख रहे थे जिन्होंने जान को धक्का दिया था। वहीं जान खुद भी देखना चाहता था। उस जान इस पूरे कॉलेज में हॉट प्रिंस के नाम से तो फेमस है, लेकिन एक और नाम उसका है कि जान जो है उसको किसी का टच बिल्कुल पसंद नहीं है। जान एक अनटच्ड पर्सन है। सब लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर जान किसी को टच करता है तो जान को एलर्जी हो जाती है। तो वैसे ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन जान किसी को टच नहीं करता, तो इन लोगों ने बस बातें बना रखी है। लेकिन अभी जब कोई जान को टच कर रहा है, लिटरली जान के ऊपर लेटा हुआ है, तो अब इस इंसान का क्या होगा, यही लोग सोचकर वो उस लड़का ओमेगा बीटा कोई भी उसके बारे में बस प्रे कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जान ने जब इस इंसान के फेस की तरफ देखा, जिसके बालों की वजह से जान उसका फेस नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो इंसान कुछ बड़बड़ा रहा था, इसलिए जान थोड़ा आगे हुआ और उसने उस बड़बड़ाहट को सुनने की कोशिश की। तो उसे सुनाई दिया, प्लीज़ वो मुझे काट लेगी, उसे भगाओ प्लीज़, उसे भगाओ, मुझे काट लेगी। ये बोलकर वो बड़बड़ा रहा था और कहीं ना कहीं जान इस आवाज़ को पहचानता था, इसलिए उसने बहुत देर से कहा, ईबो। और ईबो ने जब जान की आवाज़ सुनी तो उसने और ज़्यादा जान के शर्ट को पकड़ते हुए कहा, सीनियर जान प्लीज़ उस बग को भगाइए, वो मुझे काट लेगी, बग वहाँ पर बहुत बड़ी बग है। ये बोलकर वो और ज़ोर ज़ोर से शिवर करने लगा। ये देखकर जान ने अपनी आंखों को घुमाकर चारों तरफ देखा, लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी बग नहीं दिखी। यहाँ पर तो एक सिंगल कीड़ा तक नहीं था। यही सोचकर जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो यहाँ पर कोई बग नहीं है, तुम अपनी नज़रों उठाकर देखो तो सही। इस पर ईबो ने कहा, नहीं वो होगी, वो मेरा पीछा कर रही थी। इस पर ईबो जान ने कहा, ईबो यहाँ पर कोई बग नहीं है, अपने फेस को उठाओ पहले तो। ये सुनकर ईबो ने नोट किया और फिर उसने अपने फेस को उठाया और जान की तरफ देखा। उसका फेस पहले डरा हुआ था, लेकिन जब उसने जान की तरफ देखा, उसने अपनी पोजीशन को नोट किया कि वो किस तरह से लेटे हुए हैं। जान पूरा ज़मीन पर था और वो पूरा लिटरली पूरा ही उसके ऊपर लेटा हुआ था। फिर उसने अपनी आंखों घुमाकर चारों तरफ देखा। लिटरली आधा कॉलेज वहाँ पर जमा हो चुका था, सबकी आंखें बड़ी थी, सभी लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। कुछ लोग तो एक दूसरे के साथ विस्पर कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, जैसे उस पूरे कॉलेज में अफरा तफरी मच रही थी। और ये देखकर ईबो ने फिर से जान की तरफ देखा और उसके जो फेस पर डर था वो पहले शौक में बदला, फिर आंखें उसकी बड़ी हो गई और फिर से वो इतना डर में बदल गया कि वो तुरंत उठकर बैठ गया और उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी सीनियर जान, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। ये सुनकर जान भी पहले उठकर बैठा, फिर उसने अपनी कमर संभाली। उससे बहुत तेज गिरा था, उसको बहुत तेज चोट आई थी, लेकिन अगर वो यहाँ पर किसी लड़की की तरह चिल्लाएगा तो उसकी जो इमेज है, जो हॉट प्रिंस कोल्ड प्रिंस की, वो मिट्टी में नहीं मिल जाएगी। तो उसने अपने फेस को ऐसे ही कोल्ड ही रखा और उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर नहीं किया, ये सब गलती से हुआ था। इस पर ईबो ने कहा, पर गलती तो थी ना, मुझे देखकर चलना चाहिए था। जान ने कहा, ईबो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, तो अब तुम्हें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और प्लीज़ अब तुम उठोगे। ये सुनकर जान ईबो ने जान की तरफ देखा, क्योंकि वो अभी भी बिल्कुल जान के पास ही बैठा हुआ था और उसने जान के हाथों को पकड़ रखा था माफ़ी मांगते वक्त। ये ईबो के जैसे हैबिट बन चुकी थी। ईबो ने कहा, हाँ हाँ, मैं उठता हूँ। ये बोलकर पहले ईबो उठा था और फिर उसके बाद जान उठा था। तभी और सभी लोग दौड़कर वहाँ पर आए। मारिया ने ईबो पर चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें दिखता नहीं है, अंदर की तरफ ही चलते हो, अगर अभी जान को कुछ हो जाता तो क्या तुम इसके जिम्मेदार तुम होते। ये सुनकर ईबो ने मारिया की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं बस क्या, तुम जिसे मैं गाँव कि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तो तुम ना ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल से देख रही हूँ कि तुम हमसे बार बार आकर टकरा रहे हो, स्पेशली जान से दूर रहो तुम। ये सुनकर ईबो ने मारिया की तरफ देखा और फिर उसने अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि अभी सच कहा वो जान से टकराया था, गलती तो उसी की थी ना। लेकिन तभी जान ने ईबो के सामने खड़े होते हुए कहा, मारिया माइंड योर लैंग्वेज। उसने कहा नहीं कि उसकी गलती नहीं है, गलती से टकराया है वो। ये सुनकर मारिया ने कहा, पर जान तुम इसकी बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हो। तभी जान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे जानता हूँ, वो गलती से टकराया होगा, वैसे भी वो मुझसे जानबूझकर क्यों टकराएगा। ये बोलकर उसने ईबो की तरफ देखा। वहीं जियांग ने आगे आते हुए कहा, ईबो जान तुम दोनों ठीक हो। ये सुनकर जान ने कहा, मैं ठीक हूँ। और ईबो तुम ठीक हो। इस पर ईबो ने कहा, हाँ मैं भी ठीक हूँ। तभी चीफे सिंह, गाओ चेंग एंड यूबिन वहाँ पर उन्होंने कहा, ईबो तुम शायद हमारी क्लास में हो, कल मैंने तुम्हें देखा था। ये सुनकर ईबो ने कहा,
हाँ, इस पर फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमारे साथ चलो, वैसे भी हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। यह सुनकर इब्बो ने बस नोट किया, जान, जी, हाउशवान, जियांग, ये 4 लोग ये सीनियर क्लास में है और ये इस साल इस कॉलेज से मतलब ग्रेजुएट हो जाएंगे। रही बात गाओचेंग, फिशिंग, न्योहेसांग जो कि जान के साथ ही है, और मारिया, ये लोग उस ईबो के साथ उसकी क्लास में है। और ये बात पहले पता, लेकिन इन दोनों लोगों की दोस्ती नहीं हुई थी कभी। गाओचेंग और उस ग्रुप ने भी कभी ईबो पर ध्यान नहीं दिया और ईबो भी कभी ग्रुप्स पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज जब वो लोग ईबो को जान रहे थे तो वो लोग ईबो को अपने साथ चाहते थे, क्योंकि ईबो का नेचर उन्हें सच में बहुत अच्छा लगा था। इसीलिए वो ईबो को लेकर अपनी क्लास में चले गए थे। और आज का दिन ईबो के लिए सच में बहुत अच्छा था। आज ईबो को अकेला नहीं बैठना पड़ा था, वो भी उन लोगों से बातें कर रहा था। वैसे तो उसे ज़्यादा बातें करने की आदत है नहीं, लेकिन यूबिन, गाओचेंग ये दोनों लड़ रहे थे एक दूसरे से, बातें कर रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे। जब भी उनका जो पीरियड था वो फ्री आ रहा था तो इबो खुश था, उसे फ्रेंड्स मिल चुके थे। वो लोग इबो के साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे पता नहीं वो इबो को कब से जानते हो और बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो इबो भी खुश था। और अब लंच टाइम हो चुका था। जब लंच हुआ तभी यूबिन ने उठते हुए कहा, इबो लंच हो चुका है, चलो हमारे साथ कैंटीन में लंच करते हैं। इस पर इबो ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कैंटीन में नहीं जाना, तुम लोग जाओ, तुम्हारा सीनियर जान और जियांग का तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। ये तभी गाओचेंग ने आगे तो ये कहा, पर जान, पर इबो तुम कहाँ लंच करने वाले हो, क्या तुम लंच नहीं करोगे? इस पर इबो ने कहा, नहीं मैं लंच करूँगा, लेकिन मैं कैंटीन में नहीं जाता, तुम लोग जाओ। ये बोलकर इबो खुद ही चला गया था। वहीं पेशिंग ने गाओचेंग को रोकते हुए कहा, तभी गाओचेंग ने कहा, तुमने मुझे रोका क्यों? मुझे वो हमारे साथ लंच क्यों नहीं करेगा? क्या वो लंच बॉक्स नहीं लेकर आया? अगर वो नहीं लेकर आया तो हम शेयर कर देंगे। इस पर पेशिंग ने कहा, जहाँ तक मुझे लगता है वो लंच लेकर आया, लेकिन हम देखते हैं कहाँ बैठ कर खाता है, फिर हम उसी के साथ चले बैठ कर खा लेंगे। शायद वो कैंटीन में कंफर्टेबल ना हो, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आना चाहता हो। यह सुनकर गाओचेंग ने कहा, ठीक है तो चलो देखते हैं। ये बोलकर वो इबो के पीछे जाने लगते हैं और इबो उस पूरे कॉलेज कैंपस को क्रॉस करते हुए गार्डन में आ चुका था, जहाँ पर एक बहुत बड़ा चेरी ब्लूसम का पेड़ था। उसकी छाया जो है बहुत दूर तक हो रही थी और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। इबो फाइनली उस पेड़ के नीचे बैठ चुका था। ये देखकर उन लोगों के फेस पर भी स्माइल आ गई थी, क्योंकि ऊपर से रिवोल्यूशंस के जो थे वो फूल गिर रहे थे। इसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ गाओचेंग ने जान को कॉल किया और उसे यहीं पर ही बुला लिया, क्योंकि वो भी आज कैंटीन में नहीं जाने वाले थे, वो इबो के पास बैठकर ही खाना खाने वाले थे। इबो ने अपना टिफ़िन खोला था और इबो के टिफ़िन में कुछ ज़्यादा था नहीं, बस फ्राइड राइस थे जो कि इबो ने सुबह बनाए थे और वो कल ग्रोसरी स्टोर से लेकर आया था। जैसे ही उसने खाना शुरू करने वाला तभी गाओचेंग ने कहा, ओ तो तुमने कॉलेज की इतनी ब्यूटीफुल जगह को अपने लिए रख रखा है और तुम इसे सीक्रेट रखना चाहते थे ताकि किसी को पता नहीं चले। इस अचानक की आवाज़ से वो एक पल के लिए डर गया था, स्टारलाइट हो गया था। तो उसने पीछे देखा तो वहाँ पर वो पूरा ग्रुप खड़ा हुआ था। ये देखकर उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, तुम भी बैठ सकते हो, मुझे लगा कि तुम कैंटीन में खाते हो तो तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर गाओचेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ये बोलकर वो वहाँ पर बैठ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ आज जो उनकी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया था, उसका नाम था फेंशिंग। ये फेंशिंग इन लोगों को जानता था। ये लोग जान के रिलेटिव्स थे, तो ये लोग एक दूसरे को बचपन से जानते थे। इसीलिए जब फेंशिंग यहाँ पर आया था तो दोस्त बनाने में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और अब वो इबो का भी दोस्त था, पर वो इबो का दोस्त तो था पर उससे थोड़ा अजीब ही क्लोज था। वो इबो का ख्याल रख रहा था, पता नहीं क्यों, पर वो इबो को ऐसे देखता था जैसे उसने इबो को पहली बार नहीं देखा हो, उसने इबो को पहले भी देखा हो। और पर किसी का ध्यान उस पर अभी गया नहीं था। तो इसीलिए इबो का जो ग्रुप था, इबो क्लास ग्रुप वहाँ पर बैठा हुआ था। और थोड़ी देर बाद वहाँ जान को जब गाओचेंग ने जान को कॉल किया था तब अब तक जान वाला ग्रुप भी यहाँ पर आ चुका था। और सबने जब ये देखा तो उनके फेस पर स्माइल आ गई। जियांग ने पेड़ के नीचे जाते हुए कहा, वो ये जगह कितनी ब्यूटीफुल है, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं लेकिन आज तक मैंने इस जगह को कभी नोटिस नहीं किया। ये सुनकर हाउसवान ने जियांग की तरफ बैठते हुए कहा, तुम्हें अपने खाने से फुर्सत मिले तब ना, तुम तो बस लंच होते ही कैंटीन में भाग जाते हो। ये सुनकर जियांग ने पाउट करते हुए कहा, लेकिन खाने को नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे खाना पसंद है इसीलिए मैं कैंटीन में भाग जाता हूँ। और वैसे भी अगर तुम्हें इतना ही वो शौक है तो तुमने क्यों नहीं ढूंढ लिया? ये सुनकर हाउसवान ने कहा,
और मैंने तो नहीं कहा, मुझे तो पता था ये पेड़ यहाँ पर है, लेकिन कभी तुम लोगों ने कहा नहीं कि तुम्हें कैंटीन के अलावा कहीं खाना है, तो मैंने तुम्हें बताया नहीं। ये सुनकर जियांग ने बस मुंह मोड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ जान, मेंगजी एंड जाओचिंग वो भी वहाँ पर बैठ चुके थे। अब सभी लोग एक बैठे हुए थे और पहली बार था जब ईबो किसी के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तो ईबो को थोड़ा सा एम्बेरसिंग फील हो रहा था कि ये लोग क्या कहेंगे। वो उन सबके ही जो जितने भी टिफिन्स थे लेकर वो घर से ही आए थे, लेकिन उन सब में अलग अलग और डिशेस जो थी वो अच्छी भी लग रही थी, उनसे खुशबू भी अच्छी आ रही थी, लेकिन ईबो के पास सिर्फ वही था। तो ईबो को थोड़ा सा एम्बेरसिंग फील हो रहा था। लेकिन तभी फेंशिंग ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ईबो तुम क्या लेकर आए हो। ये बोलकर उसने ईबो के टिफिन को ले लिया, जो कि टिफिन को छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फेंशिंग ने जब फ्राइड राइस देखे तो उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये तुमने बनाए हैं। ये सुनकर ईबो ने नोट किया, क्योंकि क्लास में इतना तो पता चली गया है कि ईबो के पेरेंट्स नहीं, वो एक ऑर्फन है और शुरू से ही ऑर्फन है। ईबो ने अपने पेरेंट्स को देखा तक नहीं है। फेंशिंग ने अपने पास से अपना स्पून निकाला और उसमें से वो राइस लिए और उन्हें अपने मुंह में रखा, और मुंह रखने के साथ ही वो उस स्वाद से मौन कर गया। और ये फील होने के साथ ही उसके पास ही जो पेशिंग बैठा हुआ था उसने भी उन अपने स्पून में उन राइस को लिया। उसके बाद गावचेंगे से एक एक करके सब ने ईबो के जो राइस थे वो लिए, और सभी ने ईबो के राइस की या फिर ईबो के खाना बनाने की तारीफ की। और लास्ट में जान बचा था। जियांग, मेंगजी, जाओचेंग, यूबिन सब ने ईबो के टिफिन में से उन राइस को लिया था, और लास्ट में बचा था जान। और बाइट भी लास्ट ही बचा था, ईबो के टिफिन में कुछ बचा ही नहीं था, थोड़े से ही राइस थे। तो अब लास्ट बाइट था, तो उसने लास्ट बाइट को जान ने ले लिया। जान ने के फेस पर भी एक प्लेजेंट एक्सप्रेशन सा आ गया, तो उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, इंडीड ये स्वादिष्ट हैं। ये सुनकर ईबो के ईयर्स पिंक हो गए। ईबो की तारीफ और लोगों ने भी की थी, लेकिन इससे ईबो खुश हुआ था, लेकिन जान के कॉम्प्लीमेंट से ईबो के ईयर्स पिंक हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ अब ईबो के पास तो कुछ बचा ही नहीं था। तभी फेंशिंग ने सबसे पहले शुरुआत की, जैसे कि उसने खाने की सबसे पहले शुरुआत की थी, अब अपना खाना देने की भी उसने सबसे पहले शुरुआत की। उसने ईबो को अपने पास वो लंच में जो भी लाया था उसने ईबो को दिया। उस एक एक करके सब ने अपना लंच, यहाँ तक कि जी ने भी ईबो का लंच खाया था और उसने अपना लंच भी ईबो के साथ शेयर किया था। ऐसे ही वो लोग अपना लंच खा रहे थे, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, बातें कर रहे थे, जोक क्रैक कर रहे थे। लेकिन जान बस शांत था और एक तक ईबो की तरफ देखे जा रहा था, जो कि फेंशिंग से, पेशिंग से और यूबिन से, जी से, इन लोगों से बातें कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ कोई था जो इन सभी लोगों को घूर कर देख रहा था। उसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी, जैसे जैसे वो जान को, ईबो को देख रहा था, फेंशिंग को देख रहा था, पेशिंग को देख रहा था, उसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी। अभी ये सभी दोस्त अपना लंच करने के बाद अब सभी लोग अपने अपने क्लास में जा चुके थे, और यहीं से इन सभी लोगों की दोस्ती शुरू हो चुकी थी। 4 से 5 सीनियर्स थे और ये 4 से 5 जूनियर्स थे। ईबो की लाइफ अभी भी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन अब उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ टाइम ऐसा होता था जब वो दोस्तों के साथ रहता था, खुश रहता था, उसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में याद नहीं रहता था, क्योंकि लोग याद रहने नहीं देते थे। हमेशा वो लोग कहते थे कि वो ईबो कुछ भी बनाकर लेकर आए, और ईबो जब भी बनाकर लाता था तो ईबो को अपना जो हाथ का खाना था वो कभी नहीं मिलता था। उसको तो ये सभी लोग ले लेते थे, अलग अलग तरीके की डिशेज जो थी वो ईबो को दिया करते थे। ईबो पहली बार किसी के हाथ का खाना खा रहा था, और जब उसे ये पता चलता था कि ये जान की माँ ने बनाया है, तो उसे और ज़्यादा जैसे मदरली वाइब आती थी कि किसी की माँ के हाथ का खाना वो खा रहा था। और इसके साथ ही उन दोनों की जो दोस्ती थी, वो उन लोगों की दोस्ती भी बहुत अच्छी तरह से हो गई थी। और जैसे अब उस कॉलेज में मिसालें चलने लगी थी, उस कॉलेज में वो ग्रुप फेमस हो चुका था। जी भी अब ईबो से बात किया करती थी, अच्छी तरह से बात किया करती थी, और कहीं ना कहीं ईबो उन सब में छोटा था। ईबो बस 19 साल का था, यहाँ तक कि फेंशिंग भी उससे बड़ा था, और वो सभी लोग और सभी छोटे थे, तो ईबो ऊपर से ईबो फ्रेजाइल था और ब्यूटीफुल था। तो सभी लोगों ने जैसे ईबो को प्रोटेक्ट करने का एक वादा कर लिया था अंदर ही अंदर। जाओ चेंग भी ईबो को अपने छोटे भाई की तरह देखता था। हाओ शुआन और जियांग भी ईबो को अपने छोटे भाई की तरह देखते थे। फिर पेशन एंड जी, यूबिन, ये सभी भी ईबो को अपने भाई या ब्रदर की तरह देखते थे। दोस्त से ज़्यादा वो उसे भाई मानते थे। रही बात जान की, तो जान ईबो को भाई नहीं मानता था, क्योंकि वो कुछ और ही ईबो को मानने लगा था। उन दोनों की बातें भी बीच बीच में हुआ करती थी। और अब ऐसे ही कब 3-4 महीने बीत गए, किसी को पता ही नहीं चला। और अब टाइम था जान के जितने भी सीनियर्स थे, जान, जी, जाओचेंग,
जियांग और हाओशुआन, हुईसांग, इन लोगों के अब फेयरवेल का टाइम आ चुका था, ये इन लोगों के ग्रेजुएशन होने का टाइम आ चुका था। तो कहीं ना कहीं वो लोग सेट भी थे, लेकिन उससे ज़्यादा सेट ईबो था, क्योंकि और जो लोग थे वो तो जान से कभी भी मिल सकते थे, लेकिन ईबो जो था वो जान से बस कॉलेज में मिलता था। ईबो के पास ना तो फ़ोन था ताकि वो किसी से बात कर सके, और कॉलेज के बाद क्या पता जान उससे मिले या ना मिले, इसीलिए ईबो आजकल थोड़ा उदास रहने लगा था। और आज जब ईबो अपना कॉलेज खत्म कर अपने घर के लिए निकल रहा था, लेकिन तभी उसके सामने वो सभी लोग आ गए और उन लोगों ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर ईबो ने कहा, जहाँ मैं रोज़ जाता हूँ, अपने शिफ्ट पर जा रहा हूँ। ये सुनकर जेई ने कहा, तो तुम आज नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें बताया ना कि कल पार्टी है, तो आज हमें शॉपिंग के लिए जाना है। कल हम क्या पहनेंगे? कल सभी ने ब्लैक एंड रेड थीम रखा है, तो मैं अपने लिए शॉपिंग करने जाना है, तो तुम भी हमारे साथ चलोगे? ये सुनकर ईबो ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मेरी जितनी सैलरी होती है उसमें मैं इतने एक्सपेंसिव क्लोथ्स नहीं खरीद सकता, और वैसे भी मैं कल आने के बारे में नहीं सोच रहा, मैं कल नहीं आ रहा हूँ, तो तुम लोग जाओ, तुम लोग शॉपिंग करो, मैं नहीं आऊँगा। ये सुनकर जी ने कहा, तुम क्यों नहीं आने वाले? तभी युबिन ने कहा, हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हम तुम्हें कपड़े दिला देंगे, और तुम्हारे पास फ़ोन भी नहीं है तो तुम चिंता मत करो, हम इतने सारे दोस्त हैं, हम किस दिन काम आएंगे, हम तुम्हें फ़ोन और तुम्हारे लिए ड्रेस हम दिलाएंगे, बस तुम हमारे साथ शॉपिंग पर चलो। ये सुनकर ईबो ने युबिन की आंखों में देखते हुए कहा, युबिन का मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मुझसे मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए आप ये सब मुझे देना चाहते हैं, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मुझे आपसे ये नहीं लेने देगी। हाँ, हम दोस्त हैं, और अगर आप मुझे चाहो तो ये गलत नहीं है कि आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो, लेकिन वो चीज़ दोनों तरफ से होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा ही ना हो कि आप ही मुझे गिफ्ट दो, मैं भी आपको गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता कि लोग ये सोचें कि मैं बस आपके साथ आपके पैसे के लिए हूँ, और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगी। मैं आपके साथ पैसे के लिए नहीं हूँ। आप जितना मुझे प्यार देते हैं, आपने मुझे एक्सेप्ट किया है, मेरे लिए यही बहुत है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे ही, तो मेरी कल एक्स्ट्रा शिफ्ट है, कल वीकेंड है, तो सभी लोग कैफ़े पर ज़्यादा काम होगा, तो मैं नहीं आ सकता, आई एम सॉरी। ये बोलकर ईबो वहाँ से जा चुका था, और वो सभी लोग शांत थे। ईबो ने जो कहा, कहीं ना कहीं वो सभी उनके दिल पर लगी थी, लेकिन वो इस इंटेंशन से, ईबो को इंसल्ट करने के इंटेंशन से ये नहीं कर रहे थे कि सिर्फ वो ही ईबो को गिफ्ट देते हैं, और कहीं ना कहीं वो जानते हैं, जब से ईबो की जो दोस्ती है वो उस सर्कल में हुई हैं, तब से बातें होना शुरू हो चुकी हैं। एक पुअर पर्सन को, जिसका कोई वजूद ही नहीं था अब तक, उसको इतने बड़े ग्रुप अपनाया है, और सभी के सभी हाईएस्ट रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं बातें फैलती हैं कि ईबो इनके साथ पैसे के लिए हैं, और पता नहीं इन्होंने ईबो को क्या क्या दिया होगा। ईबो एक ओमेगा है, और इस ग्रुप में भी बहुत सारे तो बहुत सारी ऐसी फिल्दी बातें, जितने लोगों के मुंह होते हैं उतनी ही बातें फैलती हैं। कहीं ना कहीं ये बातें ईबो के कानों में और उन लोगों के कानों में जाती है, लेकिन अब तक उन्होंने इन सबको इग्नोर ही किया था। लेकिन आज ईबो की आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर कहीं ना कहीं हर्ट भी था ईबो की आंखों में, लेकिन उनका जो इंटेंशन था वो ईबो को हर्ट करना नहीं था। वो सच में चाहते थे कि ईबो भी उनके साथ उस पार्टी में आए, और ईबो भी उनके साथ शॉपिंग करने आए, तब क्योंकि जब से ईबो उनके सर्कल में आई, ईबो ने उनसे कुछ नहीं मांगा है। ईबो ने आज तक उनसे ये तक नहीं कहा है कि वो उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहता है, और वो खुद जाते भी है तब भी ईबो उनके साथ नहीं जाता। तो पैसे लेने की, फिर उन्हें पैसे के लिए यूज़ करने की तो बात ही खत्म, बात ही नहीं आती कहीं से। वो बस चाहते थे कि ईबो भी उनके साथ रहे, लेकिन अगर ईबो नहीं चाहता तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। पर एक पर्सन था जो बिछी हुई मुट्ठियों के साथ ये सब देख रहा था। उस दिन ईबो अपने घर गया, उसने अपने क्लॉथ चेंज किए और अपने शिफ्ट के लिए जा चुका था। वो काम करते हुए ईबो को शाम हो चुकी थी, लगभग शाम के 6 से 6:30 बज रहे थे। वो एक टेबल पर सर्व करके घुमा ही था, लेकिन तभी वो शॉक हो गया, क्योंकि उसके पीछे जान खड़ा हुआ था। ईबो ने जब जान को यहाँ देखा तो उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, जानगा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आप डिनर करने आए हो? अब बैठिए, मैं आपको सर्व करता हूँ। ये सुनकर जान ने कहा, मैं यहाँ डिनर नहीं करने आया ईबो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। ये सुनकर जान ने कहा, ईबो ने कहा, पर क्यों? आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? जान का, इस वक्त मेरा शिफ्ट का टाइम है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। ये सुनकर जान ने कहा, मैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इस
कैफ़े के ओनर से बात कर ली है वो, और वो तुम्हें भेजने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर इबो ने उस ओल्ड मैन की तरफ देखा और उस ओल्ड मैन ने बस मुस्कुराते हुए नोट किया और थम्स अप दिखाया। ये सुनकर फिर इबो ने जान की तरफ देखा और कहा, मैं भी आता हूँ, मैं बस चेंज करके आता हूँ। ये बोलकर इबो अंदर चेंज करने के लिए जा चुका था। चेंज करने के बाद जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि जान उसकी गाड़ी के पास उसका वेट कर रहा था। इबो जब गाड़ी के पास पहुंचा तो जान ने इबो के लिए दरवाज़ा खोला और इबो आगे पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उसके बाद जान भी गाड़ी में बैठा और वो उसे कहीं ले जाने लगा। ये देखकर इबो ने कहा, जान हम कहाँ जा रहे हैं, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये सुनकर जान ने कहा, इबो क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? ये सुनकर उसने इबो की तरफ देखा। इबो थोड़ी देर तक इबो ने कोई जवाब नहीं दिया और जब इबो से थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया तो ईजान जैसे नर्वस फील करने लगा। तभी इबो ने बस हल्का सा नोट किया, वो था हल्का सा जेस्चर, लेकिन जान के लिए वो ही काफ़ी था। तो जान ने कहा, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें जहाँ भी ले जाऊँगा तुम उस चीज़ को बहुत पसंद करोगे। ये बोलकर अब वो गाड़ी चलाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ अभी वो शांत हो गया था, वो और कोई सवाल नहीं पूछ रहा था और बस खिड़की के बाहर देख रहा था, कभी कभी जान को और कभी कभी खिड़की के बाहर। आजकल पता नहीं क्यों पर जब भी वो फ्री होता है या फिर जब भी वो जान के पास होता है उसे कुछ अजीब फील होने लगता है। उसके फ्रेंड्स और भी है लेकिन और के पास इबो को ऐसा फील नहीं होता, लेकिन जान के पास उसे सबसे अलग फील होता है। जब भी वो जान के पास होता है उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती है। जब भी वो जान के पास होता है वो कुछ बोल ही नहीं पाता है, लेकिन और के पास वो अब बोलता है, वो अपनी बातें शेयर करता है। लेकिन जान के पास वो अभी भी जैसे खुला नहीं है, वो जान से भी ठीक से बात नहीं कर पाता है। थोड़ी देर तक ड्राइव करने के बाद इबो ने नोटिस किया कि वो लोग अब सिटी से थोड़ा दूर आ चुके हैं, लेकिन उसने इबो जान पर भरोसा किया था। तब वो जान से अगर सवाल पूछेगा तो जान को ऐसा लगेगा कि इबो उस पर भरोसा नहीं करता, इसलिए इबो ने आगे कुछ ज़्यादा पर सवाल नहीं पूछा। थोड़ी देर तक और ड्राइव करने के बाद वो लोग अब रुक चुके थे और वो लोग अपनी गाड़ी से उतरे। उसके बाद इबो की तरफ आया, उसने इबो की तरफ की दरवाजे को खोला और इबो बाहर आया। जब इबो ने देखा तो और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट था। वो रेस्टोरेंट बिल्कुल भी यूनिक टाइप नहीं लग रहा था, बल्कि एक एनिशियंट रेस्टोरेंट लग रहा था और वो समुद्र के किनारे था, तो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसके चारों तरफ लालटेन्स लगी हुई थी जिससे उसके चारों तरफ रोशनी हो रही थी और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं थे, जो लोग थे शायद कपल ही थे। और ये देखकर इबो ने जान की तरफ देखा। जान ने इबो के हाथ को पकड़ा, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के साथ, और वो इबो को उसकी तरफ ले जाने लगा। उसके बाद उसने इबो को एक चेयर पर बैठाया। इबो ने जब ये देखा तो उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, जान का ये सब? तभी जान ने कहा, इबो पहले खाना खाओ। ये सुनकर इबो ने नोट किया। उसके बाद जान ने इबो का जो फूड था, फेवरेट फूड, वो ऑर्डर किया। उसने इबो से पूछा था कि इबो का फेवरेट फूड क्या है। वैसे तो इबो पहले बता नहीं रहा था, लेकिन फिर जब जान ने इंसिस्ट किया तो इबो ने बता दिया। उसके बाद वो लोग दोनों ही डिनर करने लगते हैं। डिनर करने के बाद जान इबो का फिर से हाथ पकड़ता है और उसे सी के पास ले जाता है, जहाँ पर अभी रात में वो सी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वो दोनों हाथों में हाथ देकर चल रहे थे। ये इबो को भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि कब से जान ने उसका हाथ पकड़ रखा था। जब वो सी के पास खड़े हुए थे तभी जान ने घूम कर इबो की तरफ देखते हुए कहा, इबो, उस दिन जब मैंने तुम्हारी मदद की थी तुम्हारे प्रोजेक्ट में, तो तुमने मुझसे क्या कहा था, तुम्हें याद है? ये सुनकर इबो थोड़ा चौंक गया और फिर उसने याद करते हुए सोचा कि आखिर उसने जान से ऐसा क्या किया था। तभी जान ने कहा, तुमने मुझसे कहा था कि मैंने तुम्हारी मदद की है, तो मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर और मैं चाहता हूँ कि आज तुम उस एहसान को उतारो। ये सुनकर इबो की आंखें बड़ी हुई कि उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, आप क्या चाहते हैं जान का? मैं क्या करूँ? ये सुनकर जान ने एक तरफ देखा और वहाँ से एक पर्सन दौड़ कर आया और उसके हाथ में कुछ सामान था। उसने उस चीज़ को जान को दिया और ये देखकर इबो कंफ्यूज था। तभी जान ने उस बैग को इबो को पकड़ाते हुए कहा, इसमें एक ड्रेस है जो मैंने तुम्हारे लिए पसंद की है। ये बोलते हुए जान इबो के बहुत क्लोज था और उसकी जो सांसें थी इबो अपने फेस पर फील कर पा रहा था। और ये सुनकर इबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, जानगा, मैंने मना किया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर जान ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें उन लोगों से कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन इबो, ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारा सिर्फ दोस्त नहीं हूँ और इसीलिए मैं कह रहा हूँ
कल पार्टी में तुम ये पहन कर आओगे। ये सुनकर ईबो ने जान की तरफ देखा और पता नहीं क्या था जान की आवाज़ में या जान की आंखों में। ईबो मना ही नहीं कर पाया, उसके हाथ ऑटोमेटिक ही उस बैग पर बढ़ गया और उसने इस बैग का पकड़ लिया। उसके बाद जान ने अपने पॉकेट में से एक फ़ोन निकाला और फ़ोन को ईबो की तरफ देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है। ये सुनकर ईबो ने अब की बार तो नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जान का आपने मुझे क्लोथ दे दिए हैं, अब मैं आपका फ़ोन नहीं ले सकता प्लीज़। ये सुनकर जान ने कहा, तुमने कहा था कि तुम मेरा एहसान उतारोगे और अगर तुमने फ़ोन नहीं लिया तो मैं मानूंगा कि तुम्हारा एहसान अभी भी मुझ पर है। यह सुनकर ईबो ने जान की तरफ देखा। वो अच्छी तरह से जानता था कि जान ये सब नाटक के लिए कर रहा है, जान कोई एहसान नहीं मानता है। लेकिन जान ने उस फ़ोन को ईबो के हाथों में देते हुए कहा, इसमें मेरे और सभी फ्रेंड्स के नंबर हैं, जी से लेकर होशांग तक, तुम्हें जिससे बात करनी हो तुम कर सकते हो। ये सुनकर ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैंने उन लोगों को गिफ्ट देने से मना किया था और अगर वो पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये सुनकर जान ने स्मिक किया और वो ईबो के थोड़ा क्लोज आया। फिर उसने उसके ईयर में विस्पर करते हुए कहा, कह देना कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें दिया है, तब तो तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि बॉयफ्रेंड का गिफ्ट मना नहीं करते। ये सुनकर ईबो के पूरे स्पिन को अगर उसने जान की तरफ देखा और ईबो की ऐसी हालत देखकर जान के फेस पर एक स्माइल थी। उसने ईबो के हाथ को पकड़ा और वो उसी की तरफ देखने लगा। उसने उसी की तरफ देखते हुए कहा, ईबो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अगर ये कहोगे तो तुम्हारा विश्वास कर लेंगे और तुम्हें दोबारा सवाल नहीं पूछेंगे और मैं उन्हें तुमसे दोबारा सवाल पूछने में नहीं दूंगा, तो तुम चिंता मत करो। मैं बस चाहता हूँ कि कल तुम पार्टी में आओ। ये सुनकर ईबो ने नोट किया। फिर उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, जान का आपने मुझे फ़ोन क्यों दिया है। इस पर जान ने ईबो की तरफ देखा। थोड़ी देर तक जान कुछ नहीं कहता, फिर उसने ईबो की तरफ देखा और अपने हाथ को ईबो के चीक पर ले गया। थोड़ी देर तक तो उसका हाथ बीच हवा में रुक गया था, लेकिन जब ईबो पीछे नहीं हटा तो उसने भी अपने हाथ को ईबो के चीक पर रखते हुए कहा, क्योंकि कल के बाद मैं तुम्हें कॉलेज में नहीं मिलूँगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कल हमारी फेयरवेल पार्टी है, ग्रेजुएशन पार्टी है, तो कल के बाद मैं तुम्हें देख नहीं पाऊँगा और तो इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन दिया है। इस पर तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकते हो और मैं जब चाहूँ जब भी मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनने का मन करेगा मैं कॉल कर दूँगा। ये सुनकर ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, पर आपको मेरी आवाज़ क्यों सुननी है, और भी हैं जिनसे आप नहीं मिलोगे, क्या आप सबको फ़ोन दोगे। ये सुनकर जान ने मुस्कुरा कर नाम अपने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं और किसी को फ़ोन क्यों दूँ, मैंने सिर्फ तुम्हें फ़ोन दिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनना, तुमसे तुम्हारे पास रहना, ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही। और ये बोलकर वो फिर से जुगाड़ उसने ईबो की ईयर में विस्पर करते हुए कहा, ईबो इतना भी इनोसेंट नहीं है कि उसे नहीं समझ आ रहा है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। और ये सुनकर तो ईबो के ईयर्स और ज़्यादा पिंक हो चुके थे। उसने अपनी नज़र को झुकाते हुए कहा, जानगा, उसने विन करते हुए कहा था। और ये सुनकर जान ने मुस्कुराते हुए कहा, लिटिल ब्रेड, तुम सच में बहुत ज़्यादा नोटी हो, तुम दिन ब दिन मुझसे ज़्यादा ही इनोसेंटली तुम मुझसे कुछ ऐसी बात नहीं करती जैसे तुम मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं हो और मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ तुम्हें ये चीज़ पता ही नहीं है। ये सुनकर ईबो ने अपनी नज़रों को उठाकर जान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सच में नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या फील करते हो। ये बोलते वक्त ईबो के फेस पर एक नोटी सी स्माइल थी और ये ईबो भी जानता था कि कहीं ना कहीं ईबो को पता है कि वो ईबो के लिए क्या फील करता है, लेकिन वो भी ईबो को फोर्स नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि ईबो भी कन्फेस करे, खुद से कन्फेस करे, वो किसी प्रेशर में आकर कन्फेस ना करे, तब तक वो वेट कर लेगा।